हाँ, तो फिर तो उसके बाद जीवन देखना शुरू हुआ। तो वहां पे एक चीज मेरी समझ नहीं आई कि ये शेयर खरीदना तो समझ नहीं आता है, ये बेचना भी होता है। मतलब वो मतलब मैं क्या बोलूं, वो डिप्लोमेटिकली इस तरह से उसको यूज करते थे वर्ड। जैसे उन्होंने एक कॉल दिया सुबह सुबह, मुझे याद है दूसरा जो शेयर खरीदा था मैंने टाटा मोटर्स का। तो टाटा मोटर्स को उन्होंने कॉल दिया, प्री ओपनिंग कॉल 9 बजे के आसपास, हाँ, कि टाटा मोटर्स खरीदिए। 225 रुपए के आसपास था, हाँ, 225 खरीदिए। तो उन्होंने लिखा कि अगर अपसाइड जाएगा तो 250 रुपए, और आप बेच भी सकते हैं, तो डाउन साइड जाएगा तो 200 रुपए। हाँ, तो मेरी समझ में ये नहीं आया कि अभी खरीदा है, नहीं बेचेंगे कैसे। खैर वो समझ नहीं आया। और देखिए, सीखना ऐसे ही होता है, मतलब पानी, मैं उनमें से हूँ जो पानी में कूद जाता हूँ फिर तैरता हूँ। जी, अब उन्होंने कॉल दिया, और मैंने जीरोधा खोल रखा है बगल में टर्मिनल पे। मैं देख क्या रहा हूँ कि टाटा मोटर्स का शेयर ओपनिंग में ही 930 रुपए पे है, सॉरी हाँ, 230 रुपए पे। हाँ, अब मैं तुरंत ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ कि ये खरीद जाए। 915 से तो खरीद नहीं सकता, हाँ, पर वहां पे ज्यादा दिख रहा है, प्लस में दिखा रहा है। मैं सोच रहा हूँ अरे ये बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा। मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, रिजेक्ट हो रहा है। हम्म, ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, रिजेक्ट हो रहा है। मैं सोचा 9 बजे मार्केट खुलता है तो ये रिजेक्ट क्यों हो रहा है। हम्म, उसके उसके बाद थोड़ी देर बाद देखा कि अरे नहीं, ये मार्केट तो एक्चुअली में 9:15 पे खुलता है, 9 बजे से तो प्री ओपनिंग चलती है, हाँ, सेटलमेंट होता है। फिर उसके बारे में पढ़ा कि सेटलमेंट कैसे होता है। वो बताया उन लोगों ने कि अच्छा सेटलमेंट क्या होता है, रात में जो भी खरीदी बिक्री या जो भी होता है, रेट जो भी आता है, वो 9 से 9:15 के बीच में सर्वर पे पूरा सेटलमेंट होता है। जी, और उसके बाद 9:15 के बाद आप बाइंग कर सकते हो। और 9:15 के बाद मैंने उसको खरीद लिया 235 रुपए में। हाँ, और वो शाम को आ गया 220 रुपए। अब ये मामला तो उल्टा हो गया। उल्टा हो गया तो क्योंकि मैंने डिलीवरी भी खरीदा था, तो वहां पे देख रहा था कि आप इसे होल्ड भी कर सकते हो। हम्म, उस समय तक मैं इंट्राडे नहीं जानता था। हाँ, तो मैंने सोचा शाम को होल्ड कर लेते हैं, तो उसको ऐसे ही छोड़ दिया। हाँ, अगले दिन वो 5 रुपए और नीचे आ गया। वो, और आप बिलीव नहीं करेंगे, शेयर लिए तो दो। क्योंकि 1,000 रुपए थे अकाउंट में, 1,000 रुपए से ऊपर थे नहीं। पहले दिन का प्रॉफिट 35 पैसे था। तो ज्यादा कुछ हुआ नहीं था। तो दूसरे दिन और नीचे आ गया। अब मुझे लगा कि ये तो गड़बड़ हो गया। तब तक दूसरे दिन कॉल देखा तो वो बोले थे टाटा मोटर्स अब नहीं लेना चाहिए। मैंने वो बेच दिया। तो तकरीबन 15-15 रुपए का नुकसान हुआ, और नुकसान के साथ वो दूसरा घाटा मैंने सहा। तब तक फिर से वही काम किया मैंने, फेसबुक पे फिर पढ़ रहा था एक दिन रात में बैठे बैठे, तो देखा किसी ने कि निफ्टी भी ले सकते हैं आप। हाँ, और निफ्टी में वो बोलते हैं कि ये तो बहुत अच्छा होता है, सुबह से शाम तक बढ़ता है। तो एक बार मैंने निफ्टी 20 खरीदा उसको जोड़ के। फिर तब तक किसी ने बताया कि अरे ऑप्शन पे ज्यादा अच्छा काम होता है। फिर फिर वो घुसे मैं ऑप्शन में, तो एक कोई टेलीग्राम चैनल देखा, फिर उस पे यूट्यूब पे देखा, फिर उधर घुस गया। और उधर जो घुसा हूं मैं, पहले पहले दिन तो 200 रुपए का फायदा हुआ। दूसरे दिन मैंने क्या किया, एक बैंक निफ्टी का जो पिछले दिन के कॉल दी, उसी कॉल को दोबारा खरीद लिया। हाँ, और वो कॉल थी 35 या 40 रुपए का एक शेयर था। तो मैंने उसके 200 खरीद के रख लिए। हाँ, और अभी अब आप क्या बोलूं, इसको भी देखिए, आप मजा देखिए। उस दिन खरीदा सुबह सुबह, और वो गिरना शुरू हुआ। माइनस में 3,000 दिखा रहा था, मतलब माइनस में 3,000 दिखा रहा था। अब मेरी हिम्मत जवाब दे गई। तो मैं मेरी पत्नी से बोला, मैं कहा लगता है भगवान नाराज हो गए, चलो मंदिर चलते हैं। मंदिर गया, वापस आया तो वो देखा कॉल 3,000 प्लस पे चल रही है, मैंने तुरंत बेचा। तो वो अजीब अनुभव था। मैंने कहा, तो भगवान ने सुन लिया, 3,000 रुपए आ गए, अभी खत्म करो इसको। और उसको लेके मैं जल्दी से बेचा। और पूरे दिन बंद रखा टर्मिनल पे। मैंने कहा खोलना नहीं है इसको, खोला तो नुकसान हो जाएगा, जो हो गया सो जाने दो। तो इस तरह से ऑप्शन में घुसा। फिर धीरे धीरे ऑप्शन में धीरे 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 काम किया। बीच में मुझे हो गया कोरोना, तो मैं क्वारंटाइन हो गया, कमरे के अंदर बंद। उसके बाद फिर और पढ़ना शुरू किया, फिर और कॉल देखी। फिर ऑप्शन में समझ में आया। फिर ये समझा कि आईटीएम क्या है, एटीएम क्या है, ओटीएम क्या है। फिर वहीं पर चेक किया कि ऑप्शन में कौन सा स्ट्राइक हम ले सकते हैं, कौन सा नहीं ले सकते।
मार्केट किधर जाएगा ये थोड़ा पता लगा, थोड़ा ओआई पढ़ा, 2-4 बुक्स पढ़ी, अब ऑप्शन थोड़ा थोड़ा समझ में आया। पर फिर भी ऑप्शन बाइंग में मुझे कभी फायदा नहीं हुआ। मुझे फिर फायदा हुआ ऑप्शन सेलिंग में, और उस समय मार्जिन बहुत कम लगती थी। ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन मेरे हिसाब से 17 या 18 रुपए लगते थे और जाती। तो इस तरह से मैंने ऑप्शन में काम किया। फिर उसका पेड कॉल लिया। पेड कॉल में कुछ फायदा हुआ, कुछ नुकसान हुआ। फिर क्या किया कि ये जो पेड कॉल वाले होते हैं ये एल्गो ट्रेडिंग भी करते हैं। मशीन मशीन से ट्रेडिंग। मशीन से, हाँ, ऑटो एल्गो ट्रेडिंग। तो एक कोई लेडी थी, उसका यूट्यूब देख रहा था, स्कैल्पिंग सिखाती थी वो। तो उसी की एक सर्विस ली, 1,500 उसने लिए महीने में, और वो एल्गो ट्रेडिंग करती थी फ्यूचर में। तो वो फ्यूचर ट्रेडिंग एल्गो किया। उसमें भी अजीब सा सीन हुआ। उसने बोला कि आपको सिंपल वाला अकाउंट लेना है, मैंने प्रीमियम अकाउंट ले लिया जिसमें ब्रोकरेज बहुत ज्यादा था, 0.01% था। और वो फ्यूचर ट्रेड करती थी। पता लगा मेरा अगर 1,500 का प्रॉफिट आया और 2,000 ब्रोकरेज जा रहा है। अरे ऐसे ही होता था उसमें। वो वो फिर 15 दिन बाद समझ में आया कि ये फायदा तो दिखता है, मेरा एमटीएम तो दिखता है, पर अकाउंट से पैसे कम हो रहे हैं। तो मैंने उसको फोन किया। उसने बताया कि अरे आपने ब्रोकरेज गलत चुन रखा है। तो मैंने कहा ये तो आपका ही जो कंसल्टेंट था उसी से पूछा, उसी ने जवाब दिया। कुल मिला के वो 1 महीने मैंने उसको चलाया, और इस 1 महीने में मेरे 35,000 की रकम घट के 25,000 आ गई। और हमने उनको थैंक यू बोला। हमने कहा अब इससे ज्यादा मैं सह नहीं सकता, मेरी मेरी कैपिटल खत्म हो रही है, तो मैं नहीं कर सकता। फिर उसका ऑप्शन बाइंग में एक और एल्गो ट्राई किया। वो एल्गो बहुत अच्छा जा रहा था, डेली का 500-600 रुपये मुझे आराम से आ रहा था, किसी दिन 1,000 रुपये भी आता था। एक दिन क्या हुआ, वो मार्केट में एल्गो सॉफ्टवेयर ने कुछ गड़बड़ी कर दी, और वो प्री ओपन मार्केट में ही ट्रिगर हो गया एक साथ 4 लॉट, वो भी बैंक निफ्टी की। और जब वो खुला तो वो एक लॉट में आप सोचो 25 शेयर होते हैं, और जब खुला तो 100 रुपये नीचे खुला। अरे 2500 रुपये का लॉस हो गया सीधे सीधे और एक सर बार। चार, अरे सर 4 लॉट थी, 4 लॉट आप सोचो। तो 10,000 तो के। 10,000 गया। हाँ, मैंने जब मोबाइल खोला देखा, मैंने कहा ये माइनस में 10,000 12,000 क्यों चल रहा है। देखा वो गलत ट्रिगर हुआ है, क्योंकि अकाउंट में पैसे थे तो ट्रिगर हो गया। और वो जब तक मैं एक कैंसिल किया तब तक एक और ट्रिगर हो गया उसका अपोजिट का। और मार्केट रिवर्स हो गया। 10,000 उस दिन, 10,000 लिए उस दिन मेरा करीबन 17-18 हजार चला गया एल्गो में। अब फिर दिमाग में वो आता ना रिकवरी, तुरंत आता है रिकवरी। अब रिकवरी करने के चक्कर में मैं ओवर ट्रेड कर रहा उस दिन। वो ये और खराब होता है। हाँ, वो बहुत खराब होता है। वो एक्सपीरियंस मेरा बहुत खराब था। मैंने एल्गो ट्रेडिंग बंद करके उस दिन मैनुअल ट्रेडिंग पे लगाया, और फिर एक और ट्रेड गया मेरा 4,000 रुपए का लॉस में, और गया मेरा झगड़ा। अब दिमाग बिल्कुल आउट है उस वक्त। ऑफिस में कुछ काम ही नहीं कर रहा है। ऑफिस किनारे रखा हुआ है, कॉल आ रही है उठा नहीं रहा मैं। मैंने कहा छुट्टी मारेंगे, ये करते हैं पूरा। और वो दिन बहुत खराब गया, मतलब 30,000 रुपए की पूंजी मेरी गई। फिर जो मैंने सोचा कि अब अकाउंट करना चाहिए बंद, और उस अकाउंट को ऐसे ही छोड़ दिया मैंने। बल्कि एक रिक्वेस्ट डाली, एलएसपीडी का अकाउंट है, एलएसपीडी को रिक्वेस्ट डाली कि मेरे को अकाउंट बंद करना है, सारा पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया, और बोला कि अब आगे ऑप्शन में काम ही नहीं करना है, बल्कि शेयर मार्केट में ही काम नहीं करना है, खत्म। उसके बाद मैं एग्जाम देने गया हुआ था घर। तो उसी बीच में आपका भी फॉलो कर रहा था। जब आपके आपके लेख में एक में आपके अकाउंट वो आया, लिंक आया, तो मैंने लिंक ज्वाइन किया। और देखिए ये आप बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, पर मेरे हिसाब से तो भगवान की कृपा होती है। मैं उस वक्त मैहर में था, कहाँ पे? अपने मैहर। अच्छा मैं है। हाँ, मैहर में था मैं अपने पत्नी बच्चों के साथ। मेरी बेटी का उस दिन बर्थडे था, छोटी बेटी का। तो मैं ससुराल से मैहर निकल गया था कि मैं बर्थडे अपना भगवान का मनाता हूँ, थोड़ा है धार्मिक अपना। और उसी दिन ही आपका पोस्ट पड़ा वहीं रास्ते में ही कार चलाते हुए, और वो ग्रुप ज्वाइन किया। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद मैंने रिवर्स मारा। जो अकाउंट में सिर्फ 2,000 रुपए पड़े थे उसमें 10,000 रुपए डाले। फिर आपके हिसाब से जब मैंने पहले रिसर्च करनी शुरू की कि ऑप्शन तो करना ही नहीं था, आपने भी यही बोला कि ऑप्शन तो छूना ही नहीं है, ऑप्शन नहीं छूना है बिल्कुल। और फिर इन्वेस्टमेंट की मैंने।
और पहली इन्वेस्टमेंट जो मैंने की थी, जो आपने बताया था कि कंपनी देख के करो, तो उसमें कोरोना के चक्कर में 2 इन्वेस्टमेंट मैंने की थी, एक आईटी में विप्रो और फार्मा में कैडिला। उसके बाद से फिर मैंने ऑप्शन नहीं देखे। हाँ, दोनों ही अच्छे। विप्रो तो अभी भी मेरा 40% ऊपर चल रहा है। और जो बीच में आपकी एक एडवाइस बहुत अच्छी लगी कि होल्ड करना, मतलब धीरज रखना। वो अब क्या बोलूं, धीरज धीरज मैंने दोनों में रखे हुए हैं। दोनों ही मेरे सबसे पुराने शेयर हैं। एक 40% ऊपर चल रहा है, एक 20% नीचे चल रहा है। और मैं रोज देखता हूँ, पर नहीं, रखा है तो रखा है। मैं बोलता हूँ कि जब ऑप्शन में मैंने 60-70 हजार रुपए गंवा दिए, तो ये 2,000-3,000 कुछ नहीं दिखते मुझे अब। अब ये तो लगता है कि एक दिन की ट्रिप है और कहीं लोकल की, मतलब 100-200 किलोमीटर की, और मेरी कार का पेट्रोल है, इसको पड़ा रहने दो, कुछ ना कुछ दे के जाएगा। तो मैं सर अपनी अपने बारे में बताऊं तो मेरा मैं तो खुद एमए इकोनॉमिक्स से हूँ। तो हम्म इकोनॉमिक्स का मैं एक अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ। तो मुझे फाइनेंस की थोड़ी ठीक ठाक नॉलेज थी, लेकिन स्टॉक मार्केट में मैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया नहीं था। ऐसे ही मैं एक इलाहाबाद में एक थाने पे था, तो वहां पर एक उर्दू अनुवादक थे। पोस्ट था पुलिस में, एक उर्दू अनुवादक की पोस्ट होती है वहां पर। एक मिनट होल्ड कर, जरा बच्चे कुछ कर रहे हैं, एक मिनट। तो सर मैं उर्दू अनुवादक से पहली बार हमको उन्होंने ऐसे ही बातों बातों में ऐसे ही कहा कि आप शेयर मार्केट में काम क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि तमाम फाइनेंस की मैं बातें बताता था उनको। उन्होंने बताया हावेल्स शेयर के बारे में बताया कि ये हावेल्स शेयर जो था एक समय 100 रुपए का हुआ करता था, काफी बढ़ गया था। 10 रुपए का खरीदा था, पता नहीं कितने में बेचा उन्होंने। फिर मैंने लास्ट में उस शेयर जा करके अकाउंट खुलवाया और 5500 रुपया मैंने डाला। मुझे याद है, यही कोई अगस्त सितंबर का 2005 का महीना था। 5500 रुपया डाल के मैंने शुरू किया। क्योंकि पुलिस में नौकरी करते समय, सॉरी, परसों 2005 में 55 रुपए बहुत होते थे। मेरे हाँ। हिसाब से तो 2005 में मेरी सैलरी ही 8 या 9 हजार रुपए रही होगी। तो फिर मैंने शुरुआत किया। दिमाग में मैंने बिजनेस स्टैंडर्ड खरीदा, और बिजनेस स्टैंडर्ड्स में जो छोटे छोटे शेयर्स होते थे ना, वो 1 रुपया वाले, 2 रुपया वाले, 50 पैसे वाले शेयर, मैंने उनकी सूची बनानी शुरू कर दी। और मेरे भी डायरी भी है, वो डायरी, उस डायरी में अब भी मौजूद है। उसमें मैं लिखा करता था कितना बढ़ा, कितना घटा, कितने प्राइस रेंज में गया। मैं सोचा था कि छोटे वाला शेयर बहुत, जैसे होता है ना, हम शुरू शुरू में आते हैं तो सबको लगता है कि यार कौन 1000-2000 रुपये वाला शेयर खरीदेगा। 2 रुपया 3 रुपये वाला शेयर अच्छे शेयर्स होते हैं, दिमाग में ये होता है। मुझे भी यही दिमाग में था। मैं पूरा सूची बनाया, पूरा खरीदना शुरू किया। लेकिन मैंने कौन कौन सा शेयर खरीदा, उस मैंने विजया बैंक के शेयर खरीदे।
विजया बैंक के बाद मैंने शेयर खरीदा, मोरपन लेबोरेटरी के शेयर खरीदे, और इस तरह से शेयर खरीदना शुरू किया। जैसे थाने में बैठा रहता है, कहीं भी ऑफिस में बैठा रहता है, तो फोन आता है ब्रोकर का कि कौन सा लेवे, क्योंकि शुरू शुरू में होता है कि जल्दी जल्दी पैसा कमाना है। तो मैं कहता ये शेयर खरीद लो, ये बेच लो, तो सब कहते यार बड़ा पैसा हो गया दरोगा जी के पास। लेकिन खैर जैसे भी हुआ, लेकिन वो चल नहीं पाया। वो 5500 रुपया धीरे धीरे करके मुझे लगा कि 1000-1200 रुपया ही रह गया था। फिर मेरा ट्रांसफर हो गया, इधर उधर हो गया, फिर मैं कभी उसको ध्यान नहीं दिया। और मुझे ध्यान है कि फिर मेरा जो 2010 के आसपास मेरा 9 या 8, 10 के बाद फिर से मैंने इसको शुरुआत की। 2008 में मैं लखनऊ आ गया। फिर जब मैं लखनऊ आया तो मुझको इंटरनेट 24 आवर मिलने लगा, कंप्यूटर मिल गया, प्रिंटर मिल गया। फिर मैंने क्या किया कि नेट पे सर्च करना शुरू कर दिया, और फिर निकाल कर मैं पढ़ना शुरू कर दिया। मतलब 25-25, 30 पेज का प्रिंट निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि म्यूचुअल फंड से संबंधित थे, स्टॉक मार्केट से संबंधित थे। मैंने पढ़ना शुरू किया, लेकिन नॉलेज धीरे धीरे हो रहा था, लेकिन इन्वेस्टमेंट अब अभी मैं नहीं कर रहा था। और मैंने क्या किया, उसी दौरान मैंने होम लोन ले लिया, अपना घर ले लिया। घर ले लिया तो भाई जब ईएमआई जाने लगी, फिर पैसा बचना भी बंद हो गया, काफी बचत कम होती थी। फिर क्या हुआ, कुछ पैसा हुआ, फिर मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, और उसी अकाउंट को मैं लखनऊ ट्रांसफर करा लिया, आईआईएफएल के अकाउंट, जो पैसा लगाना शुरू कर दिया। लेकिन अनुभव ठीक नहीं रहा। मैंने कौन सा शेयर खरीदा, एक ही दिन टेलीकम्युनिकेशन में कुछ हुआ था, रिलायंस कम्युनिकेशन और आइडिया, दोनों के शेयर 10-10% नीचे टूटे थे। तो मुझे लगा कि यार बहुत टूटे, अच्छे हैं, अच्छे शेयर खरीदना चाहिए। फिर मैंने दोनों को, मेरे को मुझे लगा 10 या 12 हजार रुपया रहा होगा, मैंने दोनों के शेयर ले लिए। अब वो लगातार शेयर नीचे चलता जा रहा है, लेकिन धैर्य मेरे अंदर बहुत पहले से मौजूद रहा है। मैं घबराता नहीं था किसी चीज से, मैं छोड़े रहा उसको, छोड़े रहा, ऐसे ही चलता रहा। हमको एक मुझे दिन लगता है वो 2008 का टाइम रहा होगा। 2008, 9 हाँ राइट राइट, उस समय मार्केट गिरा था, मुझे अच्छी तरह से याद है। मैं उस वक्त एचसीएल में था, हाँ, और 2008 का जो रिसेशन आया था उस वक्त मेरी नौकरी चली गई थी। हाँ, और उसी समय मैंने म्यूचुअल फंड में लगाया था तकरीबन 30,000, जो मेरे गिरते 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 हाँ। करीबन 6,000 रुपये रह गए थे 30,000 के। राइट राइट, वही टाइम रहा होगा आपका। उसी समय एक हमारे जानने वाले थे, वो एलआईसी एजेंट थे, वो म्यूचुअल फंड में भी काम करते थे। तो उन्होंने एक एनएफओ आया था, रिलायंस म्यूचुअल फंड का, RNRL करके म्यूचुअल फंड कुछ नाम था उसका, रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज गैस फंड का नाम था, कुछ इस तरह से फंड था, मुझे ठीक से याद नहीं है। एक हमारे जानने वाले थे, उन्होंने क्या किया कि 30,000 रुपया लगा दिया। एक ने क्या किया कि उसमें एसआईपी कर दिया 2,000 रुपए की। अब देखिए 3 साल हो गया, 3 साल बाद उनका 30,000 रुपया बराबर हुआ। और लेकिन उनकी जो एसआईपी थी 2-2 हजार रुपया करके, वो 3 साल में गजब का रिटर्न दिया था। 3 साल में कितना लगा, 2,000 रुपया में 70-72 हजार लगा, 1 लाख से ऊपर की वैल्यू हो गई। तब मैं समझा कि यार ये तो एसआईपी बहुत अच्छी चीज है। फिर मैंने उसके बारे में, म्यूचुअल फंड वगैरह बारे में पढ़ना शुरू किया। उसी दौरान मुझे ऑप्शन के बारे में जानकारी मिली, फिर मैं ऑप्शन शुरुआत किया। यही जो आप बता रहे थे ना, वही सब शुरू किया। कुछ उसमें भी लॉस हुआ। फिर हमको किसी ने कहा कि ऑप्शन मत करिए, किसी ने कहा कि एमसीएक्स में करिए, वहां पर ट्रेडिंग होती है। फिर मैं एमसीएक्स जानने के लिए एक लड़के का नंबर लिया, फिर मैं जाकर उससे मिला, सबके लॉट साइज, ये लाइट, अरे मेरी डायरी अभी मौजूद है, एक एक दिन का कौन कौन सा ट्रेड किया है मेरे पास पूरा मौजूद है। और या उसमें भी हमको लॉस हो गया। फिर उसके बाद मेरे किताब पढ़ना शुरू किया इन्वेस्टमेंट से रिगार्ड। जब पढ़ना शुरू किया, इंटरव्यू देखना शुरू किया, तब मुझे लगा कि वास्तव में इन्वेस्टमेंट होता क्या है। तब तक काफी देर हो चुकी थी, मैंने होम लोन भी ले लिया था, मैंने कार लोन भी ले लिया था, मेरे पास पैसा बचता नहीं। खैर सरकारी पेमेंट वगैरह डिवाइस नियमानुसार होता रहा, हुआ। फिर मेरी बचत होने लगी, फिर मैंने जो समझ बूझ मेरी हुई, फिर मैंने अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। उसके बाद ना मैंने ऑप्शन में हाथ डाला, ना एमसीएक्स में हाथ डाला, शुद्ध रूप से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। और बीच बीच में 1-2 बार मैंने ऑप्शन में हाथ डालने की कोशिश किया, लेकिन जब जब हाथ डाला तब तब हाथ चल गया। और जो वहां पे लॉस होता था ना, उस लॉस को मैं देखता था कि हमको कैश से ही रिकवरी होती थी। तो फिर अंततः मैंने प्योर पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट
स्टार्ट किया और उसके बारे में मैंने काफी अध्ययन किया, कई किताबें पढ़ी और किताबें पढ़ने के बाद मैंने समझा कि फंडामेंटल्स क्या होते हैं, टेक्निकल्स क्या होते हैं, और फिर मैंने फंडामेंटल को समझा, फिर फंडामेंटल स्टॉक्स को पकड़ना शुरू कर दिया और समय निकाला। फिर आज की डेट में देखिए, जो मैं स्टॉक्स चुनता हूँ, ज्यादातर स्टॉक जो होते हैं वो अच्छे निकल के आते हैं और अच्छे रिटर्न दे करके आते हैं। तो और धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ रहा है, तो मजा आता है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि 2015 का दिन था, सितंबर 2015 का दिन था। तो ऐसे ही बातचीत, कई लोग हमसे पूछते थे कहाँ अकाउंट खोलो, तो लड़कों को बुला करके बोलता था कि अकाउंट खुला दे। तो एक हमसे दोस्त ने कहा हमसे कि आप ऐसा काम क्यों करते हैं। मैंने कहा क्या करें। कहा कि आप कुछ ऐसा करिए जो दूसरों को भी मदद मिले। आप एक अच्छे पोस्ट पर हैं, आप यहाँ तमाम लोग एफडी में लगाते हैं, ये लगाते हैं, वो लगाते हैं, तमाम तरह की चीजें। मैंने कहा हाँ है। तो उन्होंने हमको प्रेरित किया कि आप जो है म्यूचुअल फंड की जानकारी देना शुरू करें। फिर मैंने लोगों को म्यूचुअल फंड की जानकारी देना शुरू किया और देखते 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 मेरे माध्यम से इतने इन्वेस्टमेंट होने शुरू हो गए, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जो कि जो एक एजेंट होते हैं जो म्यूचुअल फंड का काम करते हैं, उससे कहीं ज्यादा मैंने इन्वेस्टमेंट करा दी। हर महीने मेरे पास लोग आते, कुछ भी नहीं करता, मेरा काम क्या था, फेसबुक लिखना, व्हाट्सएप लिखना, बस यही लिख करके मैसेज को डालते रहना। और धीरे धीरे आज के डेट में मैं देखता हूँ कि लगभग 500 से अधिक लोग मेरे माध्यम से लाभान्वित हुए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमसे फोन करके पूछते हैं कि मैं कौन सा फंड में इन्वेस्टमेंट करूं, कहाँ शेयर में पैसा डालूं। मैं उनको निस्वार्थ भाव से मैं सलाह देता हूँ और लगातार मैं उन लोगों को जानकारियां देता हूँ। धीरे 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 करके बड़ा अच्छा लगता है और मैं पढ़ता रहता हूँ, किताबें पढ़ता रहता हूँ। तो जितना पढ़ता हूँ, जैसे एक मैं किताब आज लेकर के आया हूँ, इस किताब के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। यह है कॉफी कैन इन्वेस्टिंग। यह है सौरभ मुखर्जी। इस किताब को मैंने कब खरीदा था मुझे याद नहीं आ रहा, देखना पड़ेगा। 500 रुपए की किताब थी। मैं थ्रू आउट हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन ये प्योर इंग्लिश में किताब है। पहली बार मैंने इंग्लिश में किताब पढ़ने का जो अनुभव होता है, मैंने इस किताब से, कॉफी कैन इन्वेस्टिंग। तो इसमें इसको लिखने वाले थे सौरभ मुखर्जी। सौरभ मुखर्जी जो है एम्बिट कैपिटल वाले था, एम्बिट कैपिटल के उसमें काम करते थे। इनके बारे में मैंने पढ़ा। तो सौरभ मुखर्जी तो जो थे पहले अमेरिका में काम करते थे, अमेरिका में कई फंड मैनेजरों के साथ काम करते थे, अच्छे उनके अनुभव थे। फिर भारत में आए, एम्बिट कैपिटल ज्वाइन किया और आज के डेट में खुद एक उन्होंने मार्सलस नामक फंड स्थापित किया। कभी आप लोग गूगल पे सर्च करिए, यूट्यूब पे जाइए, इनके ढेर सारे इंटरव्यू है। आज के डेट में भारत के हॉट फंड मैनेजर में से गिनती होती है सौरभ मुखर्जी। उनके तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जिसके बारे में सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। बहुत स्टॉक्स को छोटे छोटे पकड़े हैं और जिसको मैंने भी पकड़े हैं, जैसे गोदरेज प्रॉपर्टी। आप लोग देख लो, शिव सर आप जानते हो, मैं कई बार गोदरेज प्रॉपर्टी की चर्चा की। फिर बिगरेड इंटरप्राइजेज, ये एक अमृतांजन के इन्होंने चर्चा किया है। कई सारे स्टॉक्स की चर्चा किया है। तो इसमें इन्होंने कॉफी कैन इन्वेस्टिंग का फॉर्मूला दिया कि कॉफी कैन इन्वेस्टिंग जो सिद्धांत था, उनका कहना था कि अमेरिका वगैरह में क्या होता था कि पहले लोग गिफ्ट करते थे, तो उस गिफ्ट को क्या करते थे कि कॉफी कैन, कॉफी का केन आता था, उस केन में उस पैसे को रख करके कहीं दबा दिया जाता और जरूरत के अनुसार एक समय बाद खोला जाता था। तो होता क्या था, जो जब पैसा किसी कहीं गाड़ के रख दिया जाए, सुरक्षित रख दिया जाए, तो उसको छुआ ना जाए। तो जब छुआ नहीं जाता तो खर्च नहीं होता था और जरूरत के अनुसार निकाला जाए तो फिर पैसा तो रहता ही है ना। तो इन्होंने कहा कि क्यों न इस फार्मूले को, अमेरिका में एक कंसेप्ट चलता था, तो कहा कि क्यों न इस कंसेप्ट को इन्वेस्टमेंट पर लागू किया जाए। तो फिर उन्होंने एक तरीका बताया। क्या तरीका बताया कि वो कंपनी जो पिछले 10-12 सालों से लिस्ट, कम से कम 10 साल से लिस्ट हो। नंबर दूसरा, उन्होंने कहा कि जिसका आरओसीई आरओई 15% से अधिक हो। तीसरा, इन्होंने कहा कि इसका प्रॉफिट मार्जिन 10% से अधिक हो। कहे कि ऐसी कंपनियों को आप चुनिए। और जैसे कॉफी कैन, यानी पैसे को केन में बंद करके रख दिया जाता है, कि उसी तरह से उस स्टॉक्स को खरीद करके आप कहीं छोड़ दीजिए।
यदि आप छोड़ देते हैं तो उनका कहना है कि ये जो रिटर्न आता है कि आसानी से आप इन्फ्लेशन को भी बीट करते हैं, निफ्टी को भी बीट करते हैं, और एक लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न प्राप्त करते हैं। इनका कहना है कि इस यदि सिद्धांत पर चला जाए तो आसानी से आपको 25% का सीएजीआर, 20 से 25% का सीएजीआर मिलना बहुत ही बेहद आसान है। तो इसमें इन्होंने कौन कौन सी कंपनियों की चर्चा किया है जो इनके मानकों पे जो कंपनी खरा उतरता है, उसमें आपका एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, फिर आपका बर्जर पेंट, एशियन पेंट, फिर ऐसे ही 10-12 कंपनियों की इन्होंने चर्चा किया है। नेस्ले उसमें आता है कंपनी का नाम, नेस्ले के बाद आता है ब्रिटानिया कंपनी, उसका नाम आता है, यूनाइटेड स्पिरिट का भी नाम उसमें आता है। इन्होंने 10-12 कंपनियों की एक सूची तैयार किया है और इस सूची पे इन्होंने 12-15 सालों का आंकड़ा दिया कि यदि हम हर साल इन्वेस्टमेंट किए होते, मान लीजिए 10,000 रुपया, तो इतने साल बाद उसकी क्या वैल्यू होती, इतने साल बाद इसकी क्या वैल्यू होती, ऐसे ऐसे करके इन्होंने किया। तो कॉफी कैन इन्वेस्टिंग एक बहुत ही मस्ट रीड बुक है। मेरे विचार से एज ए इन्वेस्टर हम सभी को प्रयास करने चाहिए इस बुक को पढ़ने के। बहुत ही बेहतरीन, इन्होंने इस बुक को पढ़ेंगे तो पहला ही चैप्टर इन्होंने एक दिया हुआ है, मिस्टर तलवार अनसर्टेन फ्यूचर। इसमें इन्होंने एक मिस्टर तलवार का जिक्र किया है, जिसमें इन्होंने कहा कि मिस्टर तलवार जो थे वो अपना इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में करते थे, फ्लैट में पैसा, पूरा पैसा वो फ्लैट में लगाए हुए थे। तो इन्होंने इसको क्लियर किया है, स्पष्ट किया है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट किस तरह से एक ट्रैप है जिसमें भारत का मध्यम वर्ग फंसा रहता है, रियल एस्टेट। तो इसको पढ़िएगा, और इसमें इसी का जो अगला कड़ी है जो इन्होंने पुस्तक लिखा हुआ है, वो पुस्तक लिखा हुआ है अनयूजुअल बिलियनर्स, वो भी इन्हीं की पुस्तक है। तो अनयूजुअल बिलियनर्स में उन्होंने 15-16 कंपनियों का जिक्र किया है, जिन कंपनियों का मैंने नाम लिया है, और वो बताते हैं कि ये कंपनियां कैसे महान बनी है। एक एक जिक्र उन्होंने किया है कि एशियन पेंट को बताया है, बर्जर पेंट को बताया है, एक्सिस पेंट को बताया है, हैवेल्स को बताया है कि कैसे ये कंपनियां इतना बड़ा होती है। तो कहे कि आगे जब भी आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करिए तो उसी मानकों पे आप मूल्यांकन करिए कंपनियों का, और जब मूल्यांकन करेंगे तब जाकर के आपका इन्वेस्टमेंट सही होता है। जैसे अब हम बार बार इस चीज को डालते हैं, आप लोग देखते होंगे कि कोई कंपनी की चर्चा होता है तो मैं बार बार कहता हूँ पहले हमको बिजनेस को देखना चाहिए। जब हम बिजनेस को देखते हैं ना तो हम स्टॉक अच्छे सिलेक्ट करते हैं, जब हम बिजनेस को नहीं देखते तभी हमको दिक्कत होती है। जैसे इन्वेस्टमेंट, एक तो ट्रेडिंग होता है, एक इन्वेस्टमेंट होता है। तो ट्रेडिंग में होता है हम लोग उसके स्टॉक में जो उतार चढ़ाव होता है उसके उसको हम प्रॉफिट लेते हैं, लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट में ओवर द लॉन्गर पीरियड हम रिटर्न लेकर के आते हैं। और जो ये आगे इसमें ये भी कहते हैं कि हम मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट की अपेक्षा कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत ही यूनिक है, क्या कहा जाए। तो राजेश सर सर बताइए सर, आपसे कई बार चर्चा हुई लेकिन जूम रखने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं व्यस्तता होने का नहीं हो पाती है। नहीं, कोई बात नहीं सर, मैं जब समझता हूँ। पहले प्रशांत गुप्ता सर से बात कर लीजिए, पहली बार आए हुए हैं। नमस्कार हाँ सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। नमस्कार सर, बताइए सर, अपने बारे में कुछ बताइए। सर मैं प्रशांत गुप्ता, नाम तो पता ही है। मैं अभी फिलहाल दिल्ली में सीएजी ऑफिस में कार्यरत हूँ। अभी तक ऑडिट, हाँ जी हाँ जी, क्या बात जी हाँ। और अभी तक मैं ऑडिटर था। अभी 8 दिन पहले ही एग्जाम के थ्रू डब्ल्यूओ पोस्ट पे वाह, बधाई, पहुंच गया हूँ। धन्यवाद बहुत धन्यवाद। बहुत बधाई हो। इसके अलावा इन्वेस्टिंग और इसका जो से आप जिक्र कर रहे थे, एमसीएक्स में मैं लगभग 7-8 साल पहले जब मैं ग्रेजुएशन में था तब से मैंने एमसीएक्स में ट्रेडिंग किया। वही आपका लॉस प्रॉफिट वाला हिसाब किताब बहुत लंबा चौड़ा है। ऑल्दो मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने एमसीएक्स से अच्छा पैसा कमाया। अरे वाह। बट बीच में 2014 में पहली ज्वाइनिंग मेरी बैंगलोर हुई थी। उसके बाद से फिर मैंने एमसीएक्स को थोड़ा छोड़ दिया। अभी शेयर मार्केट का मेरे को कोई नॉलेज नहीं था, एबीसी कुछ भी नहीं था। अभी दिल्ली आने के बाद ये आपका लगभग 2018 से 19 के बीच में कई बार ट्राई किया, बट आई नेवर स्टार्टेड। एक्चुअली मैंने एक बार कोशिश किया था
एक कंपनी हुआ करती थी कोई ब्रॉन्ज करके, उसमें किसी यही वो जो आज और ग्रुप में चर्चा चल रही थी, टिप के थ्रू इन्वेस्ट किया था पूरा 10,000 रुपए, जो कि शायद आज जीरो है, मतलब वो शेयर ही नहीं बचे। उसके अलावा मेरी दूसरी इन्वेस्टमेंट थी बर्नपुर सीमेंट, 10 रुपए पे खरीदा था, जो आज 2 रुपए है, हालांकि मैं उसको भी भूल चुका हूँ। उसके बाद बेसिकली मेरी मेन स्टार्टिंग जो है वो आपकी अभी प्री कोरोना पीरियड, आपका जब SBI कार्ड का IPO आया था उससे कुछ 1-2 महीने पहले स्टार्ट हुई। SBI के शेयर भी उसी से खरीदे थे, लगभग धीरे धीरे अपनी जमा पूंजी के 60-70 हजार रुपए डाले थे, जो कोरोना टाइम में मैं 17-18 हजार रुपए तक होते मैंने उन्हें देखा। बड़ा अच्छा लगा इतना बड़ा फॉल देख के। उसके बाद धीरे धीरे अब कैपिटल बढ़ाया, जैसे आप कहते हैं मैं इतना तो नहीं पढ़ता, हालांकि कुछ अच्छे लोगों की संगति मिली, कुछ लोगों से पर्सनली भी सीखने को मिला। तो उसके बाद जो आप चीजें देखते हैं, मेरा मेन फोकस पहले निफ्टी 50 पे होता था, मैं केवल उन्हीं पे, लेकिन जो पेशेंस आप जो बात करते हैं वो मेरे अंदर नहीं है फिलहाल। उसके बाद मैंने निफ्टी 100 की तरफ, ऑल्दो थोड़ा टैक्स से भी मैं ज्यादा हूं तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाता है कभी कभी, तो काफी सारे एप्स के थ्रू, स्टॉक एज और कई सारे एप्स, उनके थ्रू मैंने उनको देखा। आज 3-3.5 लाख कैपिटल, 4 लाख कैपिटल मैं इसमें लगा चुका हूँ, और अच्छा खासा, मैं अगर कहूँ तो प्रॉफिट में हूँ। हाँ, अच्छा खासा। मैंने इस ईयर का मेरा प्रॉफिट लगभग 1 लाख रुपीज के करीब है, मतलब 4.5 लाख जो मेरा आज की डेट में कैपिटल है, उसमें मेरा खुद का पैसा 3.5 लाख ही है। तो मेरा जो बेसिक रहता है, मैं जनरली ट्रेंड के हिसाब से काम करता हूँ। मैं यूजुअली सुपर, अगर मुझे एंट्री लेना होता है तो अगर मैं रफली बोलूं तो मैंने तो सुपर ट्रेंड लगा देना है, अगर ट्रेंड पॉजिटिव है तभी मैं एंट्री लूंगा, अदरवाइज नहीं लूंगा। क्या बात है। बस RSI दूसरा मेरा फेवरेट रहता है, थोड़ा बहुत देखता हूँ, इसके लिए थोड़ा मेरे गुरुजी हैं, उनकी थोड़ी बहुत हेल्प मिली मुझे स्टार्टिंग में, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला कोरोना टाइम में। और बस मेरा टारगेट ये रहता है, मेरे को 8 से 10% लेना है, दैट्स इट। मुझे वहां से स्क्वायर ऑफ करना है, या अगर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को बहुत अच्छा भी लग रहा है, तो मैं केवल 10% जो मेरा प्रॉफिट है वही छोड़ूंगा, बाकी मेरे को अपना कैपिटल निकाल लेना है। और उसके बाद मुझे नेक्स्ट की खोज करनी है। मतलब कह सकते हैं कि मेरा थोड़ा सा तरीका गलत है, बट स्टिल इट इज सूटिंग मी, मतलब मैं इसके साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ। मैं बस 10,000, और मेरा एक और रहता है कि जैसे अभी मैंने कहीं देखा था, बहुत सारे ग्रुप्स में भी जुड़ा हुआ हूँ, तो वहां पे मेन प्रॉब्लम आती है कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करने की। मेरा रहता है मुझे 15 से 18 जगह डिस्ट्रीब्यूट करना ही करना है। हालांकि मुझे मालूम है ये थोड़ा सा गलत है, बट मुझे थोड़ा सा एक कंफर्ट देता है कि मेरे 15 से 18 हैं, अगर मेरा एक मेरे को एग्जिट दे देता है तो मैं उसमें से पैसा निकाल के बाकी में लगा सकता हूँ। जैसे रिसेंट एग्जांपल IEX, मैंने बिल्कुल टॉप पे खरीदा था, स्टार्टिंग किया मैंने 10,000 से, खट 20% नीचे आ गया 3 दिन में। वहां से मैंने उसको एक कोई और जो मेरा प्रॉफिट में आया, मैंने वहां से उसको हटाया और IEX को ऐड कर दिया। आज मेरा IEX 12% प्रॉफिट में है। तो मैं ये भी नहीं बोल रहा कि मैं उसको बहुत ज्यादा होल्ड कर पाऊंगा आज भी, ये 15 से 17% मेरा अगर हो गया अभी, तो शायद इसलिए भी होल्ड है क्योंकि जो बोनस शेयर है वो क्रेडिट नहीं हुआ, अदरवाइज शायद कल ही बिक चुका होता, परसों ही बिक चुका होता। तो मेरा कुछ ऐसा रहता है। बस पेशेंस आप लोगों से सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सर अभी आ नहीं रहा। आ जाएगा। इसमें एक काम कर सकते हैं आप, पहले तो 2 अकाउंट खोलिए। सर 2 अकाउंट है, एक अपने नाम से, एक वाइफ के नाम से, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, और अपने अकाउंट को नहीं छूता हूँ। अब वही बात आ जाती है, अभी परसों शायद थर्सडे की बात है, वही IRFC मेरा इतना लॉस में, मैंने उसको पूरा छोड़ा हुआ है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है, क्या फायदा। मैंने मोतीलाल ओसवाल, आई थिंक सो, लगभग मैंने उसे एवरेज कर करके मेरे पास 20,000 रुपए से ज्यादा का हो गया है, और वो 6 महीने से रखा हुआ हूँ। एवरेज नहीं करना कभी मत कीजिए। और एवरेज नहीं, मैं जो सर जो आपकी अकाउंट है ना, जिसमें करने की धैर्य नहीं है, आप उसका यूजर आईडी पासवर्ड अपने पास मत रखिए। केवल आप उसमें आप खरीदारी का काम करिए। आप जो अच्छे स्टॉक है, जो आपको लगता है, जैसे IEX हो गया, जो आपको पसंद हो स्टॉक, क्या करिए कि उसमें उसका कभी यूजर आईडी पासवर्ड अपने पास रखिए ही मत।
क्या करिए कि जिस दिन आपके पास पैसा हो उस दिन पैसा ट्रांसफर करिए, उसी दिन यूजर आईडी उसका पासवर्ड क्रिएट मतलब पासवर्ड क्रिएट करिए, और फिर पासवर्ड को भूल जाइए। उसको जब पैसा डालना हो तब उसमें देखिए। और दूसरा जो छोटा छोटा अकाउंट जिसमें ट्रेडिंग करते हैं उसको अप्रोच देखिए। ट्रेडिंग तो सर मैं बेसिकली ट्रेडिंग तो नहीं करता मैं, आप कह सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग कम इन्वेस्टिंग टाइप है मेरा। वही और ये बहुत परेशानी जो आपके ना पासवर्ड भूल जाइए। मुझे मेरे ऑफिस वाले सारे पासवर्ड याद रहते हैं, ऑफिस वाले सीनियर से लेके और डायरेक्टर तक के पासवर्ड याद रहते हैं, भूल ही नहीं पाता। हालांकि मैं अभी सीख रहा हूँ, अभी कोशिश चल रही है। बाकी ऑप्शंस के बारे में सर वही है कि आपका अपना मत है, मेरा अपना मत है, सबका जिसको सूट कर जाए। ऑप्शन मैंने बीच में काफी ट्राई किया, लेकिन ऑप्शन में मैंने बस एक चीज सीखा जो मुझे अभी तक समझ में आया कि अगर आप स्क्रीन से हटते हैं तो आपके पास ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आप स्क्रीन के सामने बैठ सकते हैं तभी ऑप्शन ट्रेडिंग करिए। मैंने मतलब ये आज तक शायद मैंने 10 ट्रेड किया होगा, उसमें से 8 ट्रेड में मैं सक्सेसफुल हूं। बट वही बात है, लेकिन क्योंकि उसमें मैं सर बिल्कुल उसमें तरीका मेरा डिफरेंट होता है। इसमें मैंने स्टार्टिंग में पहले कुछ बुक्स पढ़ी। एक बुक का मुझे नाम है कि बाइबल ऑफ ऑप्शन स्ट्रेटेजीज करके है, बहुत अच्छा बुक। हाँ, बाइबल ऑफ ऑप्शन स्ट्रेटेजीज है, बहुत अच्छा बुक नहीं है, लेकिन उसमें बेसिक का पूरा उन्होंने दिया हुआ है, स्ट्रेटेजीज क्या होती है, कैसे आपको काम करना चाहिए। तो मुझे कुछ उसमें अच्छी स्ट्रेटेजीज लगी। जैसे उसमें एक कैलेंडर स्टडीज पे हम काम करते हैं, उसमें कुछ नहीं करना, सिंपली हमें पता है थीटा डिके काम करता है। उसमें उनका सिंपल है, ऑप्शन है दूर का बाई करना है, पास का सेल करना है। सपोज करिए आज निफ्टी 17,000 चल रहा है, सॉरी 17,500 है, तो मुझे पता है कि निफ्टी में इतनी जल्दी 1000 पॉइंट का मूव नहीं आना। ठीक है, मैंने अभी आज 12 दिसंबर है, मैं 30th ऑफ दिसंबर का 16,500 का पुट और 18,500 का कॉल मैंने सेल कर दिया। अब इसमें मुझे बहुत मार्जिन दोनों को एक साथ सेल कर दोनों को एक साथ सेल कर दिया। मैं नॉन डायरेक्शनल खेलता हूँ। मैंने 16,500 और 18,500 दोनों को सेल कर दिया वीकली का, जो नेक्स्ट वीक है। और मैंने सेम स्ट्राइक मंथली का मैंने बाई कर लिया। अब आप देखिए क्या होगा, आपके हिसाब से कोई फायदा लॉस तो होना नहीं चाहिए, बल्कि लॉस होगा क्योंकि मंथली के जो ऑप्शन की वैल्यू है वो ज्यादा होगी। लेकिन होगा क्या, जो अनुभव नहीं, मैं कैलकुलेशन बता नहीं पाऊंगा, मैंने कभी ध्यान मैं आपको बता रहा हूँ। जो मेन इसमें थीटा डिके काम करता है, तो जो टाइम वैल्यू होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। अभी आपका एक ऑप्शन जो एक्सपायर होगा वो होगा 16 को, ठीक है, और एक होगा 23 को, एक होगा 30 को। तो मैं जो है वो नियरेस्ट को सेल करूंगा 16 को, तो उसमें मुझे मुश्किल से 15-17 रुपया मिलेगा, हो सकता है कम भी मिले। और मैं 30 का मैं बाई करूंगा तो मुझे उसमें 50 रुपए से ज्यादा देना पड़ जाएगा। आप कहेंगे 33 का लॉस है, लेकिन उसमें होल्ड करिए, होगा क्या, जब ये मान लीजिए मार्केट रेंज बाउंड होके वहीं पे रुक जाएगा तो क्या होगा, ये जो 16 तारीख की दोनों कॉल है, सपोज करिए ना तो वो 16.5 पहुंचना ना वो 18.5 पहुंचना, वो दोनों कॉलों को तो जीरो हो ही जाना है। और जो वहां से जो 30 की है वो कॉल उतनी नहीं घटेगी जितनी की ये घटी है। तो क्या होगा, उसमें एक बहुत छोटा सा प्रॉफिट होगा, मान लीजिए से करिए 7 से 8 पॉइंट का, तो 400 रुपए इधर 400 रुपए इधर 800 रुपए मिलेंगे, और उसमें ब्रोकरेज कटा के आपको 600 रुपए मिल जाएगा। ये आपका 8 दिन का पेशेंस है, स्लोली इसमें क्या है, आपको कंपाउंडिंग करना है में। तो इस तरह से, लेकिन फिर वही बात आ जाती है, अगर आप स्क्रीन से हटे और एक वाइल्ड मूव आया 300 पॉइंट का, जैसे अभी हम लास्ट 2 वीक से देख रहे हैं, तो वो आपकी स्ट्रेटेजी को तबाह कर देना है उसको। हाँ, तो उस कंडीशन में आपका स्क्रीन पे होना जरूरी है, जिससे कि आप तुरंत फैसला लेके पास के सेल को हटा सके और उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर सके। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, मतलब एक तो है नहीं स्ट्रैडल स्ट्रैंगल तमाम है, बट वही है कि ऑप्शन बेकार है अनटिल और अनलेस आप स्क्रीन के सामने हैं और आपके पास एक बड़ा कैपिटल है, प्लस रिस्क तो है ही है। अब उस हिसाब से देखा जाए तो अपना स्टॉक इन्वेस्टिंग रहा या स्विंग ट्रेडिंग रहा, वो बहुत बढ़िया है, टेंशन नहीं है। चाहे मेरे को डायरेक्टर ने बुलाया है वहां पे 3 घंटे बैठना है, या आपकी तरह मुझे ड्यूटी पे जाना है और मुझे मोबाइल देखने को भी नहीं मिलना। तो बस यही सी छोटी सी जर्नी है। 2 साल बड़ा अच्छे बीते हैं, बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है और बड़ा अच्छा सा ग्रुप भी बन रहा है, बहुत लोगों से जान पहचान। खैर आपकी जो मीट है इसमें मैं आ ही नहीं पाता, जब आपका टाइम ऐसा होता है,
बच्ची मेरी बहुत छोटी है, अभी 3 साल की, तो वो मतलब मौका ही नहीं देती। आज मैं अकेला हूँ तो आज मौका मिला है। बहुत 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 बढ़िया लगा। और जैन साहब से बात करके भी पहली बार आए हैं जैन साहब। जी सर। हाँ जैन साहब। बार आया हूँ, दूसरी बार। दूसरी बार सर, अपने बारे में पहली कुछ बार गया था बताइए, एक बार। अपने बारे में कुछ बताइए। हाँ। नहीं बस अपने तो कपड़े का शॉप है हाँ कोटा राजस्थान में। हाँ और इसका पहले करा था 2015 के अंदर करा था। इसका घुसे थे शेयर मार्केट में बिना कोई नॉलेज के, तो उस वक्त 15-20 हजार का लॉस लग गया था, फिर बंद कर दिया। फिर वापस जब से पेटीएम मनी आया है तब से फिर वापस थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना चालू किया है। और उसके बाद में ये ग्रुप भी मिल गया, इससे जुड़ भी गए। इसमें अच्छी अच्छी वो आ जाती है, टिप्स वगैरह सीखने को मिलता है। तो धीरे धीरे कर रहे हैं। जैसे अभी आईएक्स का आया था तो आईएक्स बाय कर लिया, आईआरसीटीसी का बाय दिया तो वो भी कर लिया, उसमें प्रॉफिट है। और कुछ है जिसमें नुकसान भी है, जैसे विनियल केमिकल है तो वो लेते ही टूट गया था। तो देखिए, नुकसान तो तो, ऐसे चल रहा है। फायदा नुकसान तो स्टॉक मार्केट का पार्ट है, ये तो होना ही होना है, ये कहीं नहीं जाएगा। लेकिन हमको आपको फोकस करना है कि लॉस को जितना कम से कम कर सके। स्टॉक मार्केट जो है कम ना, से एक कम घड़े की तरह से है जिसमें कई छेद हैं, जैसे पानी बहता है, आप पानी ऊपर से डालते हैं पानी बहता है, वो जो छेद है ना वो हमारे पानी नीचे लॉस गिरता है। है। वो जो छेद है ना उसको चुन चुन करके हमको आपको बंद करना है। जिस वक्त हम बंद करने में सफल हो गए तो प्रॉफिट तो होना ही होना है। गिरी प्रॉफिट तो होना हालत ही में, होना है। गिरी हालत में जो स्टॉक मार्केट में फायदा होता है, मैं गिरी हालत की बात कर रहा हूँ। तो जीडीपी, मुद्रास्फीति, यानी अपने देश का जो जीडीपी है लगभग 7-8% के आसपास जीडीपी चल रही है, और 7-8% के आसपास हाँ जी। इन्फ्लेशन। तो 14-15% को आप 15% का 14-15% का ग्रोथ तो आपको मिलना ही मिलना है, गिरी हालत में मिलेगा। और यदि अच्छा आपने अच्छा। थोड़ी सी सतर्कता कर दिया तो फिर 5-6% इसके ऊपर मलाई मार के ले लेंगे। यानी 20% का ग्रोथ आपको सोए रहेंगे तब भी आपको मिलेगा 20%। लेकिन आपको बिल्कुल। सोने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल घोड़ा बेच के सोना है भाई। जी जी। ऐसा भी सोना नहीं चाहिए कि चोर घर में घुस आया है और हमको पता ही पतंग नहीं चले। है, हमारा माल निकाल रहा है। तो जो घड़े का जो छेद है ना, जो रिस रहा है, हमको आपको उसको बंद करना है। और वो रिश्ता कैसे है? खराब मैनेजमेंट से, कंपनी के बिजनेस से, कंपनी के रिजल्ट से, वो धीरे धीरे करके हमको आपको पता चलता रहता है। और यदि हमने खराब चीजों को दूर कर दिया है ना, हमारे स्टॉक तो मार्केट, हमारे पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक हैं, तो पैसा तो बनना ही बनना है। आप किसी भी स्टॉक को उठा लीजिए, इवन जो हम आसपास जो भी हम प्रोडक्ट यूज करते हैं अपने, हर कंपनी का जो प्रोडक्ट है ना, मतलब स्टॉक प्राइस है ना, 10 सालों में 10 गुना हो जाता है। आप देखिए कि 10 अच्छा। गुना किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट पर कहाँ होता है। यानी स्टॉक मार्केट को छोड़ दीजिए, इवन आज सबसे कहीं नहीं होता। सुरक्षित, सबसे अच्छा जो इन्वेस्टमेंट साधन लोग रियल एस्टेट बनाते हैं, मानते हैं। हाँ जी। क्या रियल एस्टेट में 10 गुना होता है 10 सालों में? नहीं होता। 3 से 4 गुना होता है 10 सालों में। 4 गुना लेकिन होता है। रियल एस्टेट में हमको आपको इन्वेस्टमेंट अधिक इसलिए लगता है क्योंकि हम वहां पर पैसा ज्यादा लगाते हैं। आप 10 लाख रुपया लगाते हैं, जैसे किसी से कहिए कि भाई आप कोई पता करिए इस बारे में, जिसके पास प्लॉट वगैरह हो, तो कहता है कि यार हमने 10 लाख लगाया था, हमको 30 लाख मिल रहा है। तो भाई ये जो हाँ 10 लाख लगाए थे कब लगाए थे? तो हम चला कि 10 साल पहले लगाए थे। 10 साल पहले लगाया था। तो 10 साल पहले लगाए, 10 का 20 लाख, यदि उसी 10 लाख को आप होल्ड किए रहते, उसी रियल एस्टेट के गोदरेज प्रॉपर्टी का शेयर लिए होते, या आपका घर में ब्रिटानिया का प्रोडक्ट यूज होता हो, एचयूएल का प्रोडक्ट यूज होता हो, आप जो भी आप उसमें, आप अब उसको तो देखिए कई गुना रिटर्न प्राप्त होता है। कई गुना लेकिन हम रिटर्न ये देखा लेकिन हम जाता लोगों है। के आसपास क्या है ना, कि हम लोग जिस सामाजिक परिवेश में रहते हैं, जिस परिवेश में पलते हैं बढ़ते हैं, उस परिवेश में हम लोग उससे प्रभावित होते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नौकरी अच्छा है, रियल एस्टेट अच्छा है, जमीन में डाल दो पैसा, भूल जाओ। अरे आप सोना उसी चांदी खरीद पैसे को लेंगे। इस पे तो भूलिए, देखिए ना कमाल, सही है। विस्फोटक रिटर्न प्राप्त होते हैं। 10 स्टॉक उठाएंगे प्रशांत सर ना, तो 10 में से 2 से 3 ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो 20 सालों में 200-200 गुना हो जाते हैं। दो दो अरे सौ गुना होना हो ही जाता होना है। है। 6-7 शेयर ऐसे होंगे जो 10 गुना 20 गुना रहेंगे, 1-2 ऐसे शेयर होंगे तो फिसड्डी रहेंगे। पीछे। लेकिन ओवरऑल ओवरऑल आपका जो रिटर्न आता है ना, वो
20% से ऊपर का CAGR लेके आता है, बहुत जबरदस्त है। मैं दिनेश जी को अनम्यूट करूंगा। दिनेश जी हमारे बहुत ही करीबी हैं और अपने अनुभव शेयर करेंगे। बहुत अच्छे आज की डेट में स्टॉक मार्केट से पैसा बनाते हैं, तो बताएंगे, बहुत अपना अनुभव बताएंगे। जी सर, पहले तो आपको धन्यवाद, क्योंकि जो कुछ सीखा आपसे ही सीखा, फिर उसके बाद हमारा अनुभव है। तो पिछले 7 जुलाई से अगर कहा जाए, 7 जुलाई 2020 से लेकर के अब तक जो इक्विटी से प्रॉफिट मैं जनरेट कर रहा हूँ वो 40% CAGR है। ग्रेट, 40%। और मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, जैसा आप जानते ही हैं। हाँ। अभी मिर्जा इंटरनेशनल लिया था, उसमें 30% प्रॉफिट में बुक किया। तो थोड़ा सा पुराने अपने एंट्री एग्जिट बताइए, कैसे स्टॉक मार्केट में आना हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में बताइए तब। स्टॉक मार्केट में आने का तो श्रेय आपको ही जाता है, क्योंकि आपने ही मुझे बताया, और ऑफिस में जितने लोग हैं सबको आपने ही बताया। और पूछिए और बताएं फिर। आपने शुरुआत में क्या ट्रेडिंग किया? शुरुआत में सबसे पहले मैं कमोडिटी में आया। कमोडिटी में एक होता ना कि शॉर्टकट में जल्दी पैसा बन जाएगा, और मैं 20,000 रुपए शुरुआत में डाला कमोडिटी में, और पहले दिन मुझे 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और ये लगा कि कहाँ सैलरी इतनी कम है और यहाँ तो डेली 1,000 रुपए मिल रहा है, एक महीने में ऐसे तो 30,000 मिल जाएगा। फिर हुआ क्या कि दूसरे दिन लॉस हुआ, तो ऐसे ही लॉस प्लस लॉस प्रॉफिट होता गया और पैसा डालता गया। एक तरीके से मैं उसके गिरफ्त में आ गया। इसको कह सकते हैं कि एक तरीके से मैं जैसे जुआ नहीं कहते हैं इसको, जुआ की ही तरीके से मैं इसको ट्रेड करने लगा। और धीरे धीरे इसमें कैपिटल डालता गया, इस उद्देश्य से डालता गया कि अब मेरा कैपिटल निकल आए जितना मेरा लॉस हुआ है। और हुआ क्या कि 2011 से जर्नी शुरू हुई, 2014 तक लगभग 6.5 लाख रुपए तक मैं लॉस कर दिया था। फिर उसके बाद मुझे ये लगा कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है भाई। उसमें मैंने एनालिसिस किया कि गड़बड़ क्या हो रहा, मैं गड़बड़ हूं या शेयर मार्केट गड़बड़ है। फिर मैं अंततः आफ्टर एनालिसिस ये पाया कि शेयर मार्केट तो सही है, क्योंकि कई लोग इसमें से पैसा कमा रहे हैं और हमारे जैसे लोग लॉस कर रहे हैं। तो फिर मैं ये डिसाइड किया कि अब फ्यूचर में ट्रेडिंग नहीं करूंगा कमोडिटी में। तो फिर मैं डिसाइड किया कि अब ये शेयर मतलब इक्विटी में ट्रेडिंग करूंगा। फिर इक्विटी के लिए फिर उसका क्या किया कि मैं सारे म्यूचुअल फंड्स जो जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के, मैं लगभग 20 म्यूचुअल फंड जो लार्ज कैप के से करके तीनों लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के लिए, और उसको एक्सेल सीट पे मैं पेस्ट किया। उसमें से फिर एक एक करके मैं फिल्टर करता गया कि कॉमन शेयर कौन से हैं। तो ऐसे मैंने अपना पोर्टफोलियो बनाया। फिर इसके बाद सीखता गया। फिर बाद में कई बार आपसे चर्चा भी किया कि अब मैं टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहता हूँ। फिर उसको सीखा और उसके बिहाफ पे मैं आज के डेट में स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ। स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं और अच्छा पैसा करके बढ़िया है। और 2017 से मैं पोर्टफोलियो मतलब नए तरीके से बनाया हूँ, और 2020 से 7 जुलाई 2020 से मेरा एक भी पोजीशन लॉस में नहीं है। मैं 100% एक्यूरेसी मारी है। क्या बात है, समझे जैन साहब? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज क्या है ना, एक्यूरेसी होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि सबसे पहले कि जो हम नियम कायदे करते हैं ना, उस नियम कायदों पर अनुशासन के साथ टिके रहना। स्टॉक मार्केट में अनुशासित ट्रेडर या इन्वेस्टर पैसा कमाता है, जो गैर अनुशासित होता है हमेशा लॉस होता है। मार्केट क्या करता है कि अनुशासित ट्रेडर को ना गैर अनुशासित से पैसा छीनता है, और अनुशासित को ट्रेडर मतलब उसको मार्केट पैसा देता है। लेकिन इस अनुशासन में भी समय होना चाहिए। जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्या होता है कि आपके पास अनुशासन रखने के लिए समय ही नहीं होता है। समय नहीं होता है। आप खैर एक वो कबीरदास की कविता है, जानते हो, काहेरी नलिनी तू मिलानी। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ ऑप्शन की, जो ऑप्शन को नहीं समझता मैं जानता हूँ उसके लिए बात कर रहा हूँ। जो कबीरदास कहते हैं कि अरे नलिनी तुम क्यों कुमला जाती हो, कमल के फूल तुम क्यों कुमला जाती हो,
तेरे ही नाल सरोवर पानी, तेरे जड़ में पानी रहता है तो फिर भी कुम्हला जाती हो। तो ऑप्शन का क्या है कि हम आज खरीदते हैं ना, महीना होते होते वो अपने आप कुम्हला जाता है, जीरो हो जाता है। जीरो हो जाता है। तो हम खरीद के चलते हैं तो जीरो हो जाएगा तो नुकसान तो होना तय है। हाँ। लेकिन यदि हम उसका दूसरा कंसेप्ट समझे कि बेच के चलते हैं, जब मान लीजिए 50 रुपए का कोई चीज है, वो धीरे धीरे कुम्हला रहा है, वो 4 चला गया या जीरो चला गया, तो वो तो हमको फायदा हो गया ना। तो ऑप्शन में हम जो बेचते हैं तो फायदे में होते हैं, खरीदने वाला तो हमेशा घाटा ही उठाता है। सर ऑप्शन के लिए मैं एक चीज बता दूं, जो मतलब मैंने एक जो यूट्यूब पे देखा था विवेक बजाज का इंटरव्यू, उसमें एक ट्रेडर आए थे ऑप्शन ट्रेडर में, उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बात कही थी। बोले अगर आप ये सोचते हो कि बायर कभी फायदे में होता है तो बहुत गलत सोच है। बोले हर एक चीज जो बिकती है वो फायदे में होती है। उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था कि आप मॉल जाओ या शॉप जाओ, हर जगह आदमी बेचने को बैठा है। और आप सोचो कि जो आदमी बेचने को बैठा है वो नुकसान के लिए बैठा है या फायदे के लिए बैठा है? फायदे के लिए बैठा है। तो अगर आप ये सोचते हो ऑप्शन में आके कि आप खरीद के फायदे में लोगे, तो बोले वो आपकी प्योरली लक है, आपकी किस्मत है, आपका बिल्कुल भाग्य है कि आपने खरीदा और आपका बढ़ गया। अदरवाइज जो बेच के चलता है उसका 90% उसका यही होता है कि वो फायदे में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने आपको बेच दिया, उसने अपने पैसे डाल लिए जेब में। अब आप देखो आपसे ऊपर बिकेगा कि नहीं बिकेगा, और वो होना नहीं है किसी हालत में। तो वो बोलते हैं कि अगर आप ऑप्शन में सेलिंग करते हो, और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि अगर मैं सेलिंग करता हूँ तो डेफिनेटली मैं कभी नुकसान में नहीं जाऊंगा। जैसा कि अभी बताया उन्होंने, जो सीएजी में काम करते हैं, उन्होंने साफ साफ बोला कि आपका मार्केट बहुत ही स्विंग हो जाए, यानी एक दिन में 1000 पॉइंट निफ्टी ऊपर या नीचे हो जाए, तब जाके ऑप्शन सेलर नुकसान होता है। 100 पॉइंट 200 पॉइंट के लिए तो ऑप्शन सेलर फायदे में ले जाता है। और अगर उसने वीकली टारगेट लिया है तब तो पक्का है उसका, तो 3:30 के पहले 3 o'clock तक उसका जीरो होना ही होना है। तो मेरे हिसाब से तो सेलिंग ही बेस्ट है अगर ऑप्शन में जाना है। फ्यूचर तो हाँ सेलिंग बेस्ट है, लेकिन सेलिंग के साथ प्रॉब्लम क्या है, पहले आज से 1 साल पहले सेलिंग में आपको 10,000 15,000 की मार्जिन लगती थी और आप इंट्राडे में कमा सकते थे। अब वो सेबी ने मार्जिन खत्म कर दिया। कैपिटल बहुत ज्यादा चाहिए। हाँ, अभी अगर आपको 1 लॉट बेचनी है तो आपको निफ्टी की 1 लॉट बेचने के लिए लगभग 1.5 लाख रुपए चाहिए। हाँ आराम से। हाँ, अगर आप 2 लॉट बेचते हो तो आपको 3 लाख रुपए चाहिए। और 3 लाख रुपए लगाने के बाद भी आपका प्रॉफिट वहां पे लिमिटेड होता है। अगर आपने सपोज करो कोई ऐसा आईटीएम तो नहीं बोल रहा हूं मैं कहता हूं आपने अगर ओटीएम लिया है तो ओटीएम बेचने पे आपको हार्डली जो प्रॉफिट आएगा वो 40 से 50 पॉइंट का आएगा। यानी कि 3 लाख लगा के आप सर जी अगर आप ऑप्शन सेलिंग में अगर ग्रीड करेंगे ना तो वो आपका कैपिटल ही वाइप आउट कर देगा। आपको अगर सेलिंग करनी है तो आप 1% वीकली से ज्यादा टारगेट ले भी नहीं सकते। नहीं, मैं वो बात ही नहीं कर रहा। सेलिंग के लिए तो सेलिंग के लिए पहला नियम मेरा जो होता है वो ये है कि नेकेड सेलिंग तो नहीं करनी है। बिल्कुल नेकेड सेलिंग तो कभी नहीं करनी है। आप अगर स्ट्रैंगल बना के चलते हो द बेस्ट। और उसमें मेरी जो अपनी स्ट्रेटजी है वो ये है कि आप वेडनेसडे थर्सडे केवल 2 दिन आप सेलिंग करो बस। 2 दिन के लिए आप 30 या 40 पॉइंट की सेलिंग करो। आप आईटीएम पे या एटीएम पे करते हो तो वो आपके लिए रिस्क बढ़ा देता है। पर अगर आप ओटीएम पे करते हो वेडनेसडे को या थर्सडे को, अगर आप 2 लॉट सेल करते हो डेफिनेटली आपको 40 पॉइंट देके जाएगा। आप कभी भी ट्राई करके देखो। सर ट्राई किया है सर, वेडनेसडे को बचता ही नहीं है कुछ भी, ओटीएम में बचेगा कहाँ। हाँ, आपको अगर सेलिंग का मजा लेना है ना तो आप अब की बार फ्राइडे को ट्राई करिएगा, ठीक है ना, या ट्राई करिएगा मंडे को, क्योंकि फ्राइडे के बाद जब सैटरडे संडे के बाद मार्केट खुलता है ना तो उसका ऑलरेडी थीटा डिके हो जाता है, और जब खुलेगा तभी आपको, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप कभी गौर करिएगा, कल ही कर लीजिएगा, अभी का एनएससी की वेबसाइट पे जाके आप इसकी जो पूरा शीट होता है ना उनका, उसका पूरा देखिएगा। हाँ, और इसमें आप है ना, ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, आप केवल है ना एज्यूम कर लीजिए कि मैंने 500 पॉइंट ऊपर और नीचे का बैंक निफ्टी बेचा है, अज्यूम कर लीजिएगा। और अगर बैंक निफ्टी
500 पॉइंट ऊपर नीचे भी खुलता है तो आप देखिएगा कि आपको कम से कम तो 25 से 30 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे, 500 पॉइंट ऊपर नीचे खुलने के बावजूद भी। हाँ हाँ, इतना मिल जाएगा बहुत आराम से। तो ये है कि इनमें बस वही है कि आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कितना स्विंग होगा, और प्रॉब्लम वहीं से अराइज होती है जब स्विंग बहुत ज्यादा हो जाता है। आप 90% ऑफ द टाइम सेलिंग करके पैसा कमा लोगे, लेकिन जहां एक बार आप स्क्रीन से ऑफ हुए, समझ लीजिए आपका गया काम, हो जाना है पक्का। नहीं नहीं, ये तो मैं मानता हूँ कि ऑप्शन में आपको स्क्रीन से हटना नहीं है। मैंने कई बार देखा है, मैं चाय पीने में निकलता हूँ और वापस आया तो पता लगा मेरा प्लस का जो 1000 था वो माइनस के 1000 में चल रहा है। बहुत आराम से, बहुत कोई बड़ी बात नहीं। उसके लिए मुझे जीरोधा अच्छा लगता है। जीरोधा में अगर आप डिलीवरी लेते हो तो आप उसमें स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों लगा के चल सकते हो। बट सर इसमें एक प्रॉब्लम होता है, आपने सपोज करिए आपने डिलीवरी लिया, स्टॉप लॉस और टारगेट तो आपने लगा दिया, बट ओपन ही स्टॉप लॉस के नीचे हुआ, फिर क्या होगा? वो तो फिर गया। नहीं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ओवरनाइट सेलिंग तो नहीं करना है मुझे। इंट्राडे कर सकता हूँ मैं, ठीक 9:15 पे खरीदूंगा और 310 के आसपास मेरे को इसका करने चलिए सर, मैं कभी ट्राई करिएगा, मैंने एक स्ट्रेटेजी खुद डेवलप की थी, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, आप कभी ट्राई करिएगा। मैंने इसको केवल बैक टेस्ट ही किया क्योंकि मैं स्क्रीन टाइम दे ही नहीं पाता। 9:15 की आप जो कैंडल प्रिपेयर होती है ना, उसको नेग्लेक्ट कर दीजिएगा, और 9:15 के बाद 15 मिनट के चार्ट पे 9:15 से 9:30 की जो भी कैंडल बने आप उसको हाई एंड लो मार्क कर लीजिएगा। सपोज करिए ये 17,510 का स्पॉट प्राइस चल रहा है, मंडे को 9:15 से 9:30 की कैंडल की रेंज 17,550 और 17,520 आती है, ठीक है। आप ऊपर नीचे 200 पॉइंट छोड़ दीजिए, आप 17,300 को मार्क कर लीजिए और 17,100 को मार्क, सॉरी 17,300 को और 17,700 को मार्क कर लीजिएगा, दोनों को ऐड कर लीजिएगा। जिस तरफ भी मार्केट टूट जाए, मतलब अगर लो टूट जाए तो कॉल बेच दीजिएगा, हाई तोड़ दे तो पुट बेच दीजिएगा, केवल 200 पॉइंट दूर की, और केवल 15 मिनट से आधा घंटे का वेट कर लीजिएगा। आपको जो 10 पॉइंट आप करें ना, 10 पॉइंट ऐसे ही मिल जाएंगे, और फिर आप उसको ट्रेल करते जाइएगा, देखिएगा कितना मजा आता है। जिस दिन आपका ये वाला डे होगा, ऐसे करके मार्केट चलेगा, उस दिन तो ये मानिए कि आपको चांदी हो जानी। हाँ, वो जिस दिन अप डाउन होता है उस दिन डीके बहुत तगड़ा होता है, दोनों साइड होता है। दोनों साइड होता है, जैसे नहीं मार्केट जिस दिन ऐसे करके ऊपर नीचे होती रहेगी ना, जैसे थर्सडे और फ्राइडे को अपने हुई है, तो उस दिन आपको दोनों साइड का थीटा डीके मिलना है, आराम से आपको हो जाना है। राइट राइट राइट। थर्सडे को तो मैं यही करता हूँ, थर्सडे को मैं देख के रखता हूँ। अभी एक्सक्यूट तो नहीं कर रहा, जब से बंद किया है तो बंद किया है, नहीं तो मैंने भी बंद किया हुआ है। थर्सडे को मैं जनरली हमेशा कोशिश करता हूँ हीरो और जीरो की, या तो 500 रुपए गए या 2,000 रुपए आए। बहुत अच्छा लगा, बहुत ऑप्शन मुझे लग रहा है कि मुझे तो ऑप्शन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। नहीं सर, जितना आपको अनुभव है उसके हिसाब से तो आप ऑप्शन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर आप एक्चुअली उसमें लेके सर धैर्य नहीं चलता, उसमें तुरंत एक्शन लेना पड़ता है। एक ये ट्विटर पे एक हैंडल है, कोटवाल जी करके हैं, उनकी एक बुक है, बड़ा अच्छी सी है, नो नॉनसेंस ट्रेडिंग करके है। एक मिनट में सर्च करके देखता हूँ। नो नॉनसेंस ट्रेडिंग, नहीं नो नॉनसेंस, अभी मैं एक सेकंड सर्च ही करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, तब तक आप कंटिन्यू करिए, मैं आपको ढूंढ के बताऊंगा। विजय सर को अब इंटरेस्ट आ रहा है, मुझे लगता है ऑप्शन का भी जल्दी एक ग्रुप बनेगा अलग से। नहीं तो ग्रुप वही होगा। राजेश सर से बात करते हैं। राजेश सर, हाँ राजेश सर बताइए सर। हाँ सर मिल गया, एक सेकंड, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। ये है रोहित कटवाल जी हैं, इनकी एक बुक है डेफिनेटिव गाइड टू एडवांस ऑप्शन ट्रेडिंग। डेफिनेटिव, मैं इसका लिंक ही दे देता हूँ। अच्छा, लिंक मैं पेस्ट कर सकता हूँ क्या? मैं ज्यादा यूज भी नहीं करता। डेफिनेटिव ऑप्शन गाइड, ग्रुप में डाल दीजिए, ग्रुप में नाम से आ जाएगा। हाँ, डेफिनेटिव गाइड टू एडवांस ऑप्शन ट्रेडिंग, बड़ा अच्छी बुक है, इन्होंने बड़ा अच्छे से लिखी है। ये मैं यही चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, मिल ही जाएगी सर। नहीं प्रशांत सर उसमें ग्रुप में डाल दीजिए तो कई लोगों को पता लग जाएगा उसका। अच्छा, मैं ग्रुप में डाल दूंगा।
लेकिन अब ग्रुप में ऑप्शन के लिए लोग तैयार नहीं होते ना, इसलिए ग्रुप में रहने दीजिए। नहीं ऐसा नहीं है, ऑप्शन के लिए ग्रुप में तैयार नहीं होते, पर बहुत लोग वहाँ ऐसे हैं जो ऑप्शन अभी भी करते हैं। वैसे इसका मेरे पास पीडीएफ कॉपी भी है, अगर किसी को चाहिए पीडीएफ ही दे दूंगा मैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये बहुत 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 महंगी बुक है, ये बहुत महंगी बुक है। ग्रुप में शेयर कर दीजिए सर। हाँ मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा पक्का। ऑप्शन के बारे में चर्चा मेरे कारण नहीं होती है, खड़ा हो जाता। नहीं मैं बता रहा हूँ ना कि अभी विजय सर को और संदीप सर को ऑप्शन का बहुत वो लग रहा है, और संदीप सर का तो मुझे पक्का पता है कि वो कुछ ना कुछ पढ़ रहे होंगे, वो एकदम से बम फोड़ेंगे, ये देखो ऑप्शन में मैंने आज 5,000 रुपए दिए। सर ऑप्शन में 5,000 रुपए लेना बड़ी बात नहीं है, ऑप्शन में 5,000 रुपए बचाना बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात आपने कही, बहुत बड़ी बात। वो वही विजय सर का कोट है कि छेद बंद करना बड़ा मुश्किल है ऑप्शन। हाँ ऑप्शन में बहुत मुश्किल है, बहुत छेद है वहां पर। बहुत छेद है, क्योंकि दोनों तरफ से जाना है, हर तरफ से जाना है। वहां पे हर साख पे उल्लू बैठा है, पर गुलिस्ता क्या होगा। नहीं एक्चुअली उसमें ये और है ना सर, वहां पे इतने बड़े बड़े प्लेयर बैठे हुए हैं, हमारी पोजीशन वहां के लिए कोई मायने नहीं रखती ना। आप उनको देखिए, मितेश पटेल करके हैं। मितेश पटेल जी को मैं जमाने से फॉलो करता हूँ, हाँ मैंने भी उनको देखा हुआ है और उनको फॉलो करता हूँ। जब उन्होंने ये विवेक बजाज के उसमें उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उसके बाद विवेक बजाज जी स्टॉक एज उन्हीं का तो है। हाँ स्टॉक एज उन्हीं का है, तो उनका इंटरव्यू मैं देखता हूँ। वो ऑप्शन में बहुत फोर्स करते हैं, मतलब फोर्स तो नहीं कर सकते, पर हाँ उनके जो भी इनवाइटीज होते हैं मोस्टली वो ऑप्शंस वाले होते हैं मोस्टली। अब सर क्या करें, अब वो करोड़ वाले बंदे हैं, उनके लिए 1% 1 लाख होता है, ठीक है ना, उनको वो प्रॉफिट लगता है। और हमारे लिए पास 1 लाख 2 लाख 3 लाख पूरी कैपिटल है। अब हम उसमें 4% अगर महीने का कर भी लेंगे तो हमारे लिए 10,000 रुपए होगा। तो हम सोचते हैं इससे बढ़िया तो यार हम 2-3% अपने कैश से ही निकाल लेंगे, वो ज्यादा बेटर है, रिस्क तो नहीं है, कम से कम नहीं जा रहा स्टॉक 6 महीने होल्ड कर लेंगे, और क्या है। हाँ ये बात जैसे IDFC फर्स्ट बैंक एग्जांपल है, सर ने नरेश जी ने भी कई बार कॉल दिया, मेरे पास तो बहुत पहले से था, अब पड़ा हुआ है, 20% लॉस भी गया तो भी पकड़े हुए हैं उसको, कोई टेंशन ही नहीं है। अभी 3 दिन की चाल में वो पॉजिटिव आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही PIL इटालिका करके जो था शेयर, वो खरीदा, बड़े रेट पे खरीदा, फिर नीचे आ गया। नरेश जी ने कुछ ऐसा कमेंट भी किया था कि सॉरी वॉरी, बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन हाँ मैं पता है कि वो स्टॉक उन्होंने अच्छा ही चूज किया होगा, रखे रहे। अभी 2 दिन पहले वो भी पॉजिटिव आ गया है। तो स्टॉक के साथ हमारे साथ ये फायदा है ना कि हम उसको, हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है। अगर कंपनी अच्छी है तो कहते हैं ना, कल मैंने कोई प्रोवर्ब पढ़ा था, फॉल इज टेम्पररी, अल्टीमेटली तो उसको ऊपर ही जाना है मार्केट को। अरे ये तो विजय सर का डायलॉग है। जीवन और स्टॉक मार्केट तो ऊपर की ही ऊपर ही जाना है। हाँ तो बस ऊपर ही जाना है, तो उसमें टेंशन क्या लेने की, अभी नहीं देगा 6 महीने बाद देगा, 6 महीने नहीं साल भर बाद देगा, तो बस वही अपना पकड़े हुए। लेकिन ये ऑप्शन और फ्यूचर तो महीने भर और हफ्ते भर के बाद उड़ जाना है और अपनी कैपिटल को ले जाना है। तो पहले तो अपनी कैपिटल सेव कर ले, होगा 50 लाख तक सोचेंगे। प्रशांत सर, हाँ जी हाँ जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि जो मैं फ्यूचर में ट्रेड करके लॉस झेला, लॉस तो चलो ठीक है अपनी जगह है, तो उसमें क्या है, जो हार्ट बीट है अप एंड डाउन जो होती है, सबसे बड़ा माइनस फैक्टर है, माइनस पॉइंट, सही बात है। वो रात को सही से नींद नहीं आती। अब मैं अपनी कंडीशन बताऊं तो समझ जाइए कि रात में जब 2-3 घंटा सोता था, पहले तो नींद नहीं आती थी, 2-3 घंटे जो नींद भी आती थी तो रात में भी टर्मिनल चलता था। 50,000 लॉस हो गया, 70,000 लॉस हो गया, 20,000 लॉस हो गया, ऐसे लॉस होते थे। और साथ में तमाम वेबसाइट की क्या चल रहा है। और कुल मिलाकर के यही सीखा कि बिना सीखे तो हमारी जो बेसिक नीड है, रोटी सब्जी दाल, इसको नहीं बना सकते हैं। यहाँ तो हम लाइफ बनाने की बात कर रहे हैं, करोड़ों रुपए कमाने की। तो सीखना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी चीज जो मैंने सीखी कि शेयर मार्केट एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन हमें सीखना होगा। जैसे हम 20 साल ऑन एन एवरेज पढ़ाई करते हैं किसी जॉब को पाने के लिए, और बमुश्किल जॉब मिलती है, तो क्या हम यहाँ 20 दिन भी नहीं पढ़ सकते हैं? 20 दिन भी पढ़ने के लिए तैयार नहीं। आज अकाउंट खुला, दूसरे दिन कहते हैं भैया कौन सा शेयर खरीदें। यही होता है सर, बिल्कुल कुल मिला करके सीखना होगा। 100% मानिएगा, अपने सारे जो कलीग्स हैं उनको यही बोलता हूँ। और मेरे सेक्शन में जो 15 लोग हैं, 15 में से 13 लोगों का अकाउंट खुल चुका है। केवल 2 लोग नहीं है जिनका अकाउंट नहीं खुला, उनमें एक महिला है
और एक ऐसे पर्सन है जो मतलब किसी भी तरह से एग्री नहीं होते, अदरवाइज बाकी सबका अकाउंट खुल चुका है और सब लोग मतलब यहाँ ग्रुप में नहीं जोड़ सकता, तो मैंने उनको अलग से समझाता हूँ कि ऐसे करो, ये मत खरीदो, ये मत बेचो, पैनी स्टॉक से बिल्कुल दूर रहो। और आज की डेट में ऐसा कोई भी नहीं है जो प्रॉफिट में नहीं है। बहुत सही। बहुत बढ़िया। जिस वक्त हम लोग ये काम करने लगे ना, तो जो एक दिन मैंने कहा ना, तो उसमें कि सड़क छाप लोगों से, तो वास्तव में बहुत जरूरत है लोगों की। लोगों को फाइनेंस की नॉलेज नहीं है। पूरा काम जो होता है पैसे से चलता है, पूरा जीवन पैसे कमाने के लिए लोग परेशान रहते हैं, पैसे को नहीं समझ पाते, पैसे बहुत जरूरी है सीखना। राजेश जी को बुला लेना। ये मुझे लगता है फ्यूचर के विजय सर बनेंगे आगे जाके। राजेश सर बताएंगे। राजेश सर ढेर सारे क्वेश्चन लेके बैठे हैं। नहीं सर, क्वेश्चन तो खैर रहते ही हैं, क्योंकि मैं अभी इस फील्ड में वैसे भी नया हूँ। हालांकि 2007-8 की मंदी मैंने देखी थी, लेकिन उसके बाद बिल्कुल ही बंद कर दिया था। हालांकि बहुत नुकसान नहीं हुआ था मुझे, लेकिन फिर भी घर की जिम्मेदारियां कुछ ऐसी रही कि मैं दूर ही हो गया फिर मार्केट से। और मैंने फिर वैसे दूर नहीं हुआ, म्यूचुअल फंड में SIP करता रहा मैं। और 2008-9 से मैं SIP कर रहा हूँ। और अभी कोरोना में जब 2020 मार्च में जब मार्केट एकदम से डाउन रहा, तो भी मेरा जो कैपिटल जो मैंने इन्वेस्ट किया था उसमें मैं मतलब मुझे फायदा तो नहीं दिख रहा था, लेकिन मैं लॉस में नहीं जा रहा था। ये मेरे लिए थोड़ी तसल्ली की बात थी। लेकिन मैं घबरा गया कि यार 12 साल में मतलब अगर कुछ कैपिटल जोड़ा था और वो एट पार पे ही है, तो मतलब बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो गई। तो मेरे कई साथियों ने मतलब ये सोचा कि अपनी यार कम से कम कैपिटल तो बचा लो, ठीक है प्रॉफिट नहीं है तो क्या है। तो उन्होंने वो जो स्क्वायर ऑफ कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं उसको, सौदा काटना, बेच दिया उसको, हट गए वहां से। और मैं उस समय थोड़ा भगवान की कृपा रही, मैं धैर्य का परिचय दे गया और मैं बना रहा। और मैंने देखा कि 2021 में ही वो मार्केट फिर से उछल के वापस आया 20-21 में। तो फिर मैंने देखा कि और कुछ जितना मुझे प्रॉफिट 2019-20 में आया था कोरोना, तो उससे भी ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था। क्योंकि मार्केट जंप कर गया था, 60,000 तक पहुंच गया। तो म्यूचुअल फंड में तो बना रहा। और जो आप लोग बोलते हैं कि धैर्य रखना है, तो मैं आपको बता दूं मेरी जो सबसे USP है वो धैर्य ही है। और एक काम में नहीं, मैं हर काम में धैर्य रख लेता हूँ। तो धैर्य रखे हुए हूँ। और अभी तो आप लोगों से सीख रहा हूँ, पढ़ाई भी कर रहा हूँ, SIP मेरी चली रही है। और फंडामेंटल और टेक्निकल जो आपने सिखाए हैं उस पे मैं किसी के कहने से, ठीक है बहुत बड़े बड़े गुरु हैं यहाँ पे, तो काम तो करता हूँ। और लेकिन मैं एक बार देखता जरूर हूँ उसको, बिना देखे एक टिप पे काम नहीं कर सकता। तो मैं सबके फंडामेंटल्स भी देखता हूँ और टेक्निकल्स भी मैं पूरे देखता हूँ। और अभी संदीप सर ने एक दिन टेक्निकल के बारे में कुछ चीजें मुझे बताई थी, तो वो भी मैंने देखी। फिर आपने जो उस दिन चार्ट प्लॉट करना मुझे बताया था, वो मैंने कई सारे चार्ट मैंने प्लॉट किए। और अभी मैं लगभग 25 से 30 चार्ट रोज देख रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और मैंने कहा था राजेश कंचन सर कंचन की तरह चमकेंगे और कंचनजंगा की ऊंचाई से ज्यादा कर सकेंगे। नहीं, अभी से सीखने का ही दौर चल रहा है, अभी मैं कर कुछ नहीं रहा हूँ। नहीं सर, जिस वक्त आप ये बना लिए ना, आप 20-25 चार्ट की बात करें, मैं पर डे मुश्किल से 1-2 चार्ट देखता हूँ, महीने में देखता हूँ मैं चार्ट, मुश्किल से 25-30 चार्ट देखता हूँ। मेरा इतना वो है कि जी समय का थोड़ा अभाव होता है कि मैं देखता ही नहीं। हाँ। और 1 जनवरी 2022 से मैंने सर मैं डिसाइड करके बैठा हूँ, मैं कम से कम 50 चार्ट रोज देखूंगा। और वो पहले मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं किस चीज का चार्ट देखूं। कम से कम ये समझ में आए कि मैं आखिर देखूं क्या। तो मुझे मतलब आप ग्रुप में मुझे मालूम चला कि आपको स्टॉक कैसे चुनना है। एक तो वो स्टॉक का चार्ट देखना है जो लाइमलाइट में आ रहे हैं रोज।
तो एक तो मैं अपनी वो लिस्ट बना लेता हूँ, कम से कम 10-12 स्टॉक्स के बारे में रोज ही ग्रुप में चर्चा होती है, तो एक वो हो गए। दूसरा मैंने विवेक बजाज सर के जो इंटरव्यू में देखता हूँ, उसमें उन्होंने मुझे बताया था कि कैसे आप वो स्टॉक एज पे जाके आप सेक्टर वाइज देखिए कि जो तमाम सेक्टर हैं उनमें लीड कौन कर रहा है। तो मान लो जैसे कि हर सेक्टर के मैं 2-2, 3-3 जो लीडर्स हैं उनको उठा लेता हूँ, फिर मैं उनको देखता हूँ। तो अब जैसे मैंने 10 सेक्टर उठाए तो 30 चार्ट तो मेरे यही हो गए, और 10 चार्ट जो है आपके ग्रुप से मुझे मिल जाते हैं। उसके बाद अपने सराउंडिंग्स में जिन चीजों की चर्चा हो रही है, जो मैं नए सड़क पे देखता हूँ कि भाई कौन सी किसके होर्डिंग्स लगे हुए हैं, क्या चल रहा है आजकल पेपर में, न्यूज़पेपर में आता है। बिजनेस स्टैंडर्ड में मंडे का लेता हूँ मैं, रोज का बिजनेस स्टैंडर्ड नहीं लेता हूँ, तो उससे भी मुझे मालूम चलता रहता है। उसमें भी आता है टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स, तो मैं टॉप गेनर्स का भी देख लेता हूँ और टॉप लूजर्स का भी देख लेता हूँ। तो ओवरऑल मालूम चल जाता है कि ये हमें करना है। और ये मतलब अभी 25-30 हो पा रहा है, क्योंकि उसमें थोड़ा समय भी लगता है। हालांकि अभी तो बहुत कुछ सीखना भी है। और उसको जो एक बार संदीप सर ने मुझे कुछ बताया था कि आप टेक्निकल्स कैसे देखना है, वो उसी के बेस पे मैं उसको रीड कर रहा हूँ आजकल। तो उसमें कई सारी चीजें निकल के आती है। कई कई बार ग्रुप में ऐसे स्टॉक्स की चर्चा होती है जो देखने सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि ये चार्ट, ये कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन जैसे ही मैं उसका चार्ट देखता हूँ तो लगता है कि यार ये तो अपने जो स्टेट से उन पर नहीं उतर रहा है। तो फिर मैं उसको उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि जो स्टैंडर्ड्स जो बनाए हुए हैं उसी पे अगर वो खरा उतरेगा तभी वो लिस्ट में रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। अब चाहे वो बहुत फायदा दे के जाए बाद में या नुकसान दे के जाए, उससे दूर ही रहना है। इस टाइप से काम चल रहा है। और जो आप लोग अभी ऑप्शन और फ्यूचर की चर्चा कर रहे थे, तो सर ऑप्शन और फ्यूचर तो मैं खैर नहीं कर पाऊंगा, मैंने पहले इसे डिसीजन ले रखा है, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। सुबह सुबह से हॉस्पिटल में मरीजों से घिरे रहने के कारण मतलब बहुत 12 बजे तक तो बिल्कुल ही समय ही नहीं रहता है, तो वो तो हो ही नहीं पाएगा मेरे से। और यही अभी सीखने का काम चल रहा है। एक चीज मुझे जरूर बताइए, ये निफ्टी जो आप लोग बोलते हैं निफ्टी में ट्रेड कैसे करते हैं, तो निफ्टी का कैसे होता है, थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा हूँ। निफ्टी अलग से भी बिकती है और निफ्टी बीज आता है। हाँ, निफ्टी बीज वो मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं उस पर कई बार गया तो वो निफ्टी बीज आता था। मैंने कहा लोग बात निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी बीज भाई आ रहा है, तो ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है। आप एक निफ्टी खरीदने जाएंगे तो 17,000 रुपये देना पड़ेगा। उसी का एक छोटा अच्छा यूनिट अच्छा। बना दिया गया है। प्रशांत सर डिटेल बताइए थोड़ा सा, चाहे सील सर बताएंगे। सर निफ्टी में दो तरह से ट्रेड कर सकते हैं, एक तो फ्यूचर है, तो नहीं, आपने सीधे फ्यूचर बोला नहीं करना है। नहीं, मैं समझ गया, मैं वही बोल रहा हूँ मैं। हाँ निफ्टी में हाँ आपको फ्यूचर करना नहीं है, तो जी। कुछ ईटीएफ्स होते हैं, एक्सचेंज हाँ ट्रेडेड हाँ फंड्स। एक्चुअली निफ्टी क्या जी। है, निफ्टी कोई शेयर नहीं है, कोई कंपनी नहीं है। निफ्टी क्या हाँ है, हाँ 50 कंपनियों के ग्रुप को उन्होंने एक उसका इंडेक्स बना दिया है। तो ओके। उसके बहुत अलग अलग कंपनियों ने ईटीएफ बनाए हुए हैं, उनको बोलते हैं अच्छा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ऐसे ही निफ्टी का ओके जो सबसे पॉपुलर ईटीएफ है वो निफ्टी 20 के नाम से है, जिसको निप्पन इंडिया चलाता है। ठीक है ओके ना? जरूरी नहीं है कि आप ये निप्पन इंडिया का ही ले, कोई और भी ले सकते हैं, बट निफ्टी 20 जो है वो इतना पॉपुलर है कि उसमें सबसे ज्यादा लिक्विडिटी रहती है। आप कभी खरीदोगे तो खरीदने में प्रॉब्लम नहीं होगी, बेचोगे तो बेचने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे आप बोल रहे थे मैं एसआईपी करता हूं, आप एसआईपी की जगह सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगा सकते हैं कि मेरे को 150 रुपए का निफ्टी है, डेली एक निफ्टी खरीदना है, चाहे प्राइस कोई भी हो। आप अगर इसका जैसे अभी कल परसों ही शायद किसी ने डाला था, सेंसेक्स मेक सेंस करके कुछ एक फोटो डाला था, उसमें डाला था 1,000 रुपए की वैल्यू कितनी हो गई होती। तो वैसे ही आप निफ्टी में भी, इसमें क्या है, वो जो कंपनियां हैं आपका पूरा पैसा इकट्ठा करके और उसके उसी रेशियो में शेयर खरीदती हैं। जैसे सपोज करिए निफ्टी 50 में रिलायंस का शेयर 10% है,
तो अगर उनके पास पूरे दिन में 100 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ तो वो 100 करोड़ का 10% यानी कि 10 करोड़ रुपए का रिलायंस खरीद लेगी। तो वो सेम रेशियो में चलता है, जिस रेशियो में आपका निफ्टी बढ़ेगा उसी रेशियो में निफ्टी बढ़ेगा, निफ्टी 20 बढ़ेगा, और जिस रेशियो में निफ्टी घटेगा उसी रेशियो में आपका निफ्टी 20 भी घटेगा। इसी तरीके से बैंक 20 भी होता है, वो आपका बैंक निफ्टी के हिसाब से चलता है। गोल्ड 20 है, आपका गोल्ड के हिसाब से चलता है। बहुत सारे सर एक मिनट सर। हाँ, गोल्ड 20 के बारे में भी बताइए सर थोड़ा सा मुझे। गोल्ड 20 भी आपका सेम है। गोल्ड 20 को तो सेबी ने आपका क्लियर मैंडेट किया हुआ है कि ये जितना कंपनी गोल्ड से पैसा इकट्ठा करेगी उतना उसको फिजिकल गोल्ड रखना ही रखना है। तो अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं फिजिकल फॉर्म में, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कभी मत खरीदिए, उसकी जगह आप गोल्ड 20 खरीद लीजिए, क्योंकि उसमें आपको, मैं पूछ रहा हूं सर, क्योंकि आपको सर मत बोलिए प्लीज ये ज्यादा हो जाएगा। वो आपको एक तो उसे रखने के लिए लॉकर चार्ज देना पड़ेगा, तमाम जीएसटी देना पड़ेगा। यहाँ पे आपका ऐसा कोई चार्ज नहीं है, जैसा आपका नॉर्मल शेयर पे लगता है वही आपका चार्ज लगेगा। अगर आप ज़ीरोधा पे हैं तो खरीदने का कोई चार्ज नहीं है, बेचने का कोई चार्ज नहीं है, बस बेचते टाइम वही 16 रुपए करीब चार्ज लगता है, दैट्स इट। और 1000 रुपए पे 1 रुपए का चार्ज आपको एक्सचेंज का देना होता है, दैट इज द ओनली चार्ज। तो आप उसमें भी कर सकते हैं, बट अगर आपको अच्छा रिटर्न लेना है तो आप निफ्टी 20 बहुत आराम से करिए, बैंक 20 बहुत आराम से करिए। मेरा मानना यह है कि बैंकिंग सेक्टर बहुत टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है और आने वाले टाइम में इसको निफ्टी को अच्छे हिसाब से आउट परफॉर्म करना चाहिए, ठीक है ना। इसी तरीके से आपके पास बहुत सारी ETF है, एक नहीं है, पीएसयू बैंक का भी है। अगर आप केवल पीएसयू बैंक जैसे भारत ETF भी ना, वो 22 हाँ बहुत सारे हैं सर, बहुत सारे हैं। जैसे अभी बीच में नरेश जी ने कई बार कॉल दी कि पीएसयू बैंक अच्छा करेंगे। अब किसी को कन्विक्शन नहीं आ रहा कि मैं आईओबी नहीं खरीद रहा, मेरे को नहीं समझ में आता आईओबी, मैं एसबीआई नहीं खरीद पा रहा, मेरे को समझ में नहीं आता एसबीआई, तो आप मत खरीदिए, आप पीएसयू बैंक भी खरीद लीजिए। वो उनका क्यूमुलेटिव वर्जन है, 1 बढ़ेगा 1 घटेगा, 10 बढ़ेंगे 8 घटेंगे, क्यूमुलेटिव में आपको बेनिफिट ही देना है। वही बात आ गई कि फॉल इज टेम्परेरी, बढ़ना तो उन्हें है ही है। तो 20 भी एक अच्छा ऑप्शन है, इसमें आप मतलब नो हेडेक इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, इसमें आपको कुछ सोचना नहीं है। अगर आप 10 साल का 15 साल का होराइजन रखते हैं तो आई थिंक सो आपको 15% का CAGR बहुत आराम से मिलना चाहिए हर हालत में। क्योंकि आप देखिए आज से 10 साल पहले निफ्टी कहाँ था और आज कहाँ है, और आगे 10 साल में कहाँ जाए। वैसे एक चीज और बताइए, जैसे आपने 10 साल या 15 साल का होराइजन बताया, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास सिर्फ 5 और 6 साल का मैं टारगेट लेके चलूंगा, क्योंकि 5-6 साल बाद मुझे कुछ काम है, हाँ तो बिल्कुल आप तो भी आप कर सकते हैं, बट इसमें वही बात आएगी कि जैसे अगर कोरोना जैसी कोई कंडीशन आती है तो आपको उसको पैनिक में सेल नहीं करना है। नहीं, वो तो मैं संभाल लूंगा। तो वही चीज है। अदरवाइज देखिए ना, आपने निफ्टी देखा कितना था, 13-14 हजार था, 13-14 हजार से 7,000 गया, और 7,000 से आज 18,000 पे बैठा हुआ है। तो उसको अल्टीमेटली आना है। और ये बात हमेशा ध्यान रखिए, बियर रन जो होता है, जो फॉल का टाइम होता है, स्मॉलेस्ट होता है, और बुल रन जो होता है वो मैक्स होता है। अगर गिरने में 1 साल लगेगा तो कम से कम 10 साल मार्केट बढ़ेगा। आप कोई भी कितना कह ले, आप इसको दिमाग में बांध के रख लीजिए, करेक्शन आएगा, फॉल आएगा, लेकिन मार्केट में अगले 10 साल तक कोई बहुत बड़ी बात हो जाए तो अलग है, वरना क्रैश नहीं आएगा। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और है मेरा कि जैसे निफ्टी 20 में आपने बताया कि निपॉन में जो है वो रहता है, लिक्विडिटी ज्यादा है, निफ्टी 20 के नाम से ही है। हाँ, और गोल्ड 20 का कुछ बता सकते हैं क्या आप? गोल्ड 20 का भी सेम में, गोल्ड अगर आप गोल्ड 20 नाम से ही खरीदेंगे ना तो ये निप्पन इंडिया का ही है। अच्छा, हाँ, अदरवाइज आप मैंने ले रखा है। मेरे पास भी है, मेरे पास तीनों है, गोल्ड 20, निफ्टी 20, बैंक 20, सब थोड़ा थोड़ा 5-5, 10 हजार रुपए का लेता खरीदता बेचता रहता हूँ मैं। ये सब निपॉन में मतलब ज्यादा लिक्विडिटी है, इसलिए आपको पता भी नहीं चलेगा निपॉन का है, मैंने बोल दिया इसलिए पता है, वरना आप निफ्टी 20 सर्च करेंगे आपको उसमें कुछ पता ही नहीं चलेगा। कम से कम सर्किट से दूर रहते हैं। हाँ, सर्किट वाले नहीं, अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में सर्किट लगेगा तो इनमें भी लगेगा। अरे निफ्टी बैंक निफ्टी में आज तक अभी सर्किट लगाएगा। अरे कमाल की बात है, अभी कोरोना में भूल गए क्या सर आप? वो केवल कोरोना का एक अलग बात है। 3 चाचा एक ही दिन में 3 बार लगा था, मुझे याद है। हाँ 3 बार लगा था, 20% डाउन हुआ था उस दिन। मेरा कैपिटल 70,000 से आई थिंक सो
35,000 से भी कम हो गया था, क्योंकि उस दिन सारे PSU बैंक भी इसमें 20% का ही सर्किट था। मैं ये सर्किट भी समझना चाहता हूँ सर, ये मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आता है सर्किट, अपर सर्किट लोअर सर्किट, ये क्या भला है? ये पहले मैं बता दूं। होता क्या है कि निफ्टी द्वारा, NSE द्वारा, सेबी द्वारा इन्वेस्टर, जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनके लॉस ना हो, उसको कंट्रोल करने के लिए सर्किट बनाया गया है कि कोई शेयर एक निर्धारित सीमा के बाद जब गिरेगा तो अपने आप रुक जाएगा उसकी ट्रेडिंग, ताकि लॉस ज्यादा ना हो। इसके लिए 5%, 10%, 20%, ये 3 सर्किट का लेवल होता है, चाहे वो चढ़ने के बारे में हो चाहे गिरने के बारे में, दोनों बारे में ये सर्किट होता है। लेकिन फ्यूचर ऑप्शन पे सर्किट नहीं होता। जो फ्यूचर ऑप्शन वाले स्टॉक्स होते हैं उसमें कोई सर्किट काम नहीं करता है। आगे प्रशांत सर बताइए। बड़ा अच्छा लगा प्रशांत सर को, इतनी नॉलेज है, कभी आए नहीं है। बोलिए। अनम्यूट है। सर्किट तो सर सभी में होता है, बट ये है कि ऑप्शंस और फ्यूचर्स में सर्किट की कोई लिमिट नहीं होती। शेयर्स में जैसे 5% होता है जो ASMEM में पड़े हुए होते हैं, फिर 10% का होता है, किसी में 20% का होता है। वो निफ्टी के अलग अलग क्राइटेरिया है, हमें उनमें डिटेल में जाने से कोई ऐसा खास फायदा नहीं है। तो लेकिन इनमें क्या होता है कि आपका 15-10, मान लीजिए IEX था, अभी 10% का सर्किट था लास्ट फ्राइडे, तो 10% का उसने सर्किट टच कर दिया। अब उसमें 15 मिनट के लिए जो है ट्रेडिंग स्टॉप हो जाएगा, ना तो वो इधर जाएगा ना उधर जाएगा। अब जैसे ही उसमें 15 मिनट तक OI बिल्डअप होता रहा, तो उसके बाद वो सर्किट रिवाइज होकर 5% और बढ़ा दिया गया, यानी कि अब वो 15% तक जा सकता है, क्योंकि ये IEX जो है आपका फ्यूचर में भी है। देन वो 15% अगर टूट जाता तो देन वो 20%, 25%, जैसे भी आपको याद होगा एयरटेल, भारतीय एयरटेल में अभी 40% तक का सर्किट लगा था एक दिन में, जब वो न्यूज आई थी, सोनी ने खरीदने की न्यूज जो आई थी उस दिन लगा था। तो सर्किट कुछ नहीं है, बस वही है, आप कह सकते हैं कि छोटे इन्वेस्टर को बचाने के लिए है, लेकिन मुझे तो लगता है कि ये बड़े इन्वेस्टर को फायदा पहुंचाने के लिए ज्यादा है। अपना 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 सोचना है, क्योंकि अगर वो घटेंगे बढ़ेंगे नहीं ज्यादा, तो फिर बड़े इन्वेस्टर पैसा कैसे कमाएंगे? भाई बड़ी साख तो वही है, हमें तो उनके साथ ही चलना है, उनके पीछे पीछे चलेंगे तभी पैसा कमा पाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल फंडामेंटल। आज तो प्रशांत सर के आ जाने के बाद मजा आ गया। सही में बहुत, जो एक्सपीरियंस वाला, जो अनुभवी लोग आते हैं ना, वो उसकी अलग बात होती है। वो कॉन्फिडेंस दिखता है बातों में। अब जैसे मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में, मुझसे बात करिए स्टॉक ट्रेडिंग फंडामेंटल वगैरह के बारे में, मेरा अपना एक कॉन्फिडेंस है उसके बारे में। जिस स्टॉक को देखता हूँ, दिनेश सर काफी, हम बहुत पहले से हम लोग उससे जुड़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो हम लोग छोटे छोटे स्टॉक समय पर पकड़ते, बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जो दिग्गज इन्वेस्टर या जो मार्केट बहुत बाद में पकड़ता, हम बहुत पहले से पकड़ के बैठे रहते हैं। जैसे बोरोसिल है, KPIT है, बहुत सारे स्टॉक में बहुत पहले से पकड़ के रखा हूँ। तो उसमें मुझे अपना एक कॉन्फिडेंस है दिखता है। आपका जिसमें कॉन्फिडेंस है, आपने इतने बढ़िया से बताया कि मजा आ गया। लगा कि सर थैंक यू सर, आपको अच्छा लगा? नहीं, सही बात कर रहा हूँ मैं इसमें। नहीं, अच्छा बताया आपने। जो है आज की चर्चा मुझे मतलब काफी फ्रूटफुल है ये। सर चैट बॉक्स में देखिए, मैंने एक स्क्रीनशॉट डाल दिया है आपके लिए, निफ्टी 20, बैंक 20 और ये जो आपका PSU बैंक 20 है, तीनों बिल्कुल मैं देखूंगा। तो सर बहुत अच्छा लगा, फिर अगली बार फिर इसी तरह से बात करते हैं। तो राजेश सर, मजा आया? हाँ सर, क्या ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मीटिंग आप करें और मजा ना आए। मजा आए, और मजा तो आना ही है सर। मजा तो आएगा, मजा कहाँ जाएगा। एक चीज मैं यही कहूंगा कि हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, क्योंकि हम लोग के पास क्या है ना कि दूर का जो विजन होता है ना, वो देखते ही नहीं। हम लोग मध्यम वर्गीय, एक कुएं और समुद्र वाला मेढक होता है ना, तो हम लोग जिस परिवेश में रहते हैं, हम लोग कुएं वाले मेढक है। समुद्र वाला आके कहता है कि अरे तुम नहीं जानते समुद्र कितना बड़ा है, तो उछलता है, कितना बड़ा है। समुद्र वाला कहता है यार तुम नहीं उछल सकते, इतना बड़ा है और उछलता है। तो हम लोगों की जो धारणा है ना, बहुत छोटी सोच है। आप जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, हम लोग देखिए, और जो बिजनेसमैन होते हैं, शुरू में कितने इन्वेस्टमेंट करते हैं। मुझे याद है 2009-10 की मैं बात कर रहा हूँ, मैं 2009-10 की बात कर रहा हूँ, आज की बात नहीं कर रहा हूँ।
मैं ऐसे ही जी। अपनी उसमें मैं बाइक से चला करता था, मेरे पास कार था, तो मैं बाइक से आ रहा था तो एक बारिश होने लगा, मैं जो रुक गया तो एक लड़के ने हमसे लिफ्ट मांगा। 2009-10 उसी के आसपास रहा होगा, या 2-3 साल बाद का 2010-11 रहा होगा, उसी के आसपास का समय था, मतलब आज 7-8 साल पहले की बात। हमसे लिफ्ट मांगी, मैंने बैठा लिया। तो मैं, कोई हमसे लिफ्ट मांगता तो मैं बैठाता, तो मैं फिर पूछता हूँ कि तुम करते क्या। मैंने पूछा तो वो उस दो था HFCL के लिए काम करता, और उसने बताया कि वो HFCL का वो पेटी कॉन्ट्रैक्टर नहीं होते हैं, छोटे छोटे ठेके लेना, कुछ उस तरह से ठेके लेता था। और उस समय जो था रिलायंस इंडस्ट्री केबल डाल रही थी अपने जियो के लिए, जियो फाइबर का। वो बताए कितने समय से वो प्लानिंग कर रही थी। यदि 10-11 का भी समय होगा तो 17 में लॉन्च हुई, 5 साल पहले वो अपना इन्वेस्टमेंट कर रही थी, और उसका फायदा कब ले रही है, अब ले रही है। और हम लोग क्या होते हैं, जो छोटी सोच वाले जो होते हैं ना, आज लगाए तो सोचते हैं कल ही पूरा माल काट लेते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को लॉस होता है। और हम लोग दूर दृष्टि देख ही नहीं पाते। हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार है, मध्यम वर्गीय में क्या होता है ना कि अपने जो जो चीजें होती है वो अपने जीवन काल में ही काट लेना चाहता है। जैसे बहुत सारे लोग हैं, प्रशांत सर अपने ऑफिस में होंगे, बहुत लोगों को समझाते हैं जिनके बारे में कहेंगे कि कुछ नहीं करेंगे, उनसे कहेंगे भैया टर्म प्लान ले लो, हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, तो क्या कहता है, कौन इंश्योरेंस लेगा जिसका मरने के बाद बीच में फायदा मिलेगा। सर 6 लोगों को टर्म इंश्योरेंस दिलवा चुका हूँ। बताइए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहते हो कि क्या फायदा, कि मरने के बाद फायदा होगा। सही बात है। तो मैंने सर केवल 25 इयर्स की एज में 1 CR का टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ था। क्या बात है, क्या बात है, बहुत। तो आप बिल्कुल अवेयर व्यक्ति हैं और सचेत व्यक्ति हैं अपने करियर को लेकर के। मेरी पहली जॉब 2014 में, जब मैं लगभग 25 साल का था, तभी लगी थी। और पहला जो हम लोगों को नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस मिलता है, तो वो आई थिंक 7,000 के करीब बैठता है। तो मैंने रिलायंस तब के नाम से ही चलती थी, उसमें फोन किया और इंटरनेट के थ्रू, और नंबर लेके, और मैंने कहा भाई टर्म इंश्योरेंस चाहिए। तो पूछा कि सर आप क्या करते हैं, सारा उनको बताया कि ठीक है आपका 1 CR का हो जाएगा, आपका प्रीमियम 6950 ऐसे ही कुछ आएगा। मैंने कहा इससे बढ़िया क्या हो सकता है, मैं सोचता हूँ मुझे बोनस मिला ही नहीं। तो मैंने वहां से ही अपने बोनस की जो डेट है और मेरे टर्म इंश्योरेंस की डेट है ऑलमोस्ट सेम है। सितंबर में मेरा प्रीमियम जाता है, गवर्नमेंट सितंबर में ही बोनस देती है, तो मेरा जो बोनस आता है वो उसी के लिए डेडिकेटेड है। मैं अपनी टर्म इंश्योरेंस की कहानी बताऊं तो बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं जब पहली बार होम लोन लिया तो मुझे टर्म इंश्योरेंस के बारे में समझ उतनी नहीं थी। 2009 में मैंने होम लोन ले लिया था। लखनऊ में मेरा 2008 में आगमन हुआ था, 2009 में मैंने मकान लिया। उस समय होम लोन लिया तो हमसे किसी ने कहा कि भाई जितना होम लोन उतना तो ले ही लो। फिर मैंने LIC का एक अनमोल जीवन प्लान आता है, मैंने उतने का इंश्योरेंस ले लिया, प्रीमियम कुछ पे करता था। मुझे किसी ने कहा कि अरे ये कम है, कुछ और ज्यादा होना चाहिए। फिर मैंने एक HDFC लाइफ वाले बोला 9 लाख का और लिया, टोटल हुआ 20 लाख का। 2009-10 की बात में कर उसी दिन लिया। फिर कुछ दिन में समय निकला तो लगा ये तो कम है, फिर दोनों को मैंने बंद कर दिया। फिर मैंने SBI लाइफ का लिया 25 लाख का इंश्योरेंस। फिर कुछ दिन चला, लेकिन मैंने गलती करता था शुरू में, यदि ज्यादा लिया होता तो बात अलग होती। वो 25 लाख कुछ साल चला, 1-2 साल, फिर मैंने उसको भी बंद कर दिया, क्योंकि अब जैसे जैसे इनकम बढ़ रही थी, प्रीमियम बढ़ता जाता है एज के साथ। हाँ, इनकम भी तो उस हिसाब से बढ़ रही थी। फिर मैंने 80 लाख का इंश्योरेंस लिया, ये बिरला सन लाइफ से। वो 80 लाख का इंश्योरेंस चला, कुछ साल चला, फिर लगा कि नहीं यार इसको और बढ़ाना चाहिए। तो एट प्रेजेंट मेरे पास लगभग 1.25 करोड़ का रिस्क कवर वाला इंश्योरेंस मैंने HDFC लाइफ से, मैंने 2 कंपनी से ले रखा है। एक HDFC लाइफ से है, एक मैक्सिमर्क लाइफ से। मैक्सिमर्क लाइफ वाला 25 लाख का है, HDFC लाइफ तो मैंने ले मेरी भी सुन लीजिए, मेरा भी सुन लीजिए। तो हम लोगों का क्या है ना कि हम लोग सोचते हैं ना कि अपने ही जीवन काल में काट लो। हम लोगों को अपने जो जीवन के बाद का जीवन होता है उसके बारे में कल्पना ही नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी आपकी जो सोच होती है क्षुद्र सोच हो जाती है। सर इसमें मेरा एक रीजन, हाँ आप बताइए पहले। नहीं बताइए प्रशांत जी बताइए। इसमें मेरा एक रीजन भी था एक्चुअली, मतलब जब बात चली तो ऐसे बोल ही देता हूँ। एक्चुअली हम लोगों ने बचपन ऐसे ही काटा है बड़ा परेशानियों में, क्योंकि मेरे फादर की बहुत अर्ली डेथ हो गई थी जब मैं केवल 3.5 साल का हुआ करता था। तो जब मैं जॉब में आया
तो मुझे यही चीज सबसे पहले समझ में आई कि पहले मैं तो सिक्योर, मेरी तो चलो जॉब लग गई, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे पीछे मेरे घर वालों का क्या होगा, क्योंकि आई एम द लोन मतलब अर्नर फॉर द फैमिली, और मैं सबसे बड़ा भी हूँ, मेरे पीछे 2 छोटे भाई बहन भी हैं, मदर भी हैं, सब हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले क्या ऑप्शन हो सकता है, सर्च किया, सब कुछ देखा, तो सबसे पहले समझ में आया कि टर्म इंश्योरेंस इज मस्ट फॉर एनीवन, कोई भी हो एटलीस्ट। तो बस वहीं से टर्म इंश्योरेंस आ गया और सबसे पहला काम वही किया था जॉब में आने के बाद। राजेश सर क्या आप कर रहे थे? हाँ सर, अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो परंपरागत जो तरीके हैं उनमें तो ये है कि भाई LIC ले लो। LIC के एजेंट जो रिश्तेदार होते हैं वो सबसे पहले आप पे घात लगाए मतलब बैठे ही रहते हैं तके हुए कि कब इसकी नौकरी लगे और कब इसको जो है LIC पकड़ाई जाए। तो जब नौकरी लगी मेरी 99 में, तो सैलरी आना शुरू हुई तो एक छोटी सी पापा जी ने किसी से वादा कर दिया होगा कि बच्चे की नौकरी लगेगी तो भाई तुम्हें एक पॉलिसी जरूर दिलवा देगी। तो वो हो गई। फिर मेरे और जो भाई लोग थे वो पीछे लगे रहे तो वो हुआ। लेकिन बाद में मैं बिजनेस स्टैंडर्ड शुरू से ही पढ़ रहा था तो उसमें सर मंडे के दिन एक बढ़िया अच्छा कुछ निकलता रहता है इन चीजों के बारे में। तो एक दिन मैंने पढ़ा कि ये जो पॉलिसी है ये तो सब ठीक है लेकिन टर्म इंश्योरेंस बहुत जरूरी है और वो बहुत सस्ता होता है और वो कैसे लेना है वो आपकी एज पर और आपकी जिम्मेदारियों पर डिपेंड करता है, उसका एक कैलकुलेशन है सर। तो वो टर्म इंश्योरेंस का जब यहाँ तक पहुंचे हम तो उस समय मैंने आपको बताऊं कि मैंने शायद 45 की एज में मैंने टर्म इंश्योरेंस लिया है। 45 नहीं सर, 42, सॉरी। तो 42 में जब मैं आया तो मैंने टर्म इंश्योरेंस ऐसे ही ले लिया कि चलो ठीक है। पहले मैंने 5 लाख का लिया, फिर मैंने कुछ दिनों बाद 10 लाख का लिया, तो ऐसे मेरे पास 15 लाख का टर्म इंश्योरेंस हो गया। फिर मैंने होम लोन लिया तो मैंने कहा कि यार ये होम लोन तो बहुत ज्यादा है और अगर कुछ हो गया तो परिवार तो सड़क पे आ जाएगा। वही जो प्रशांत जी की जो एक डर होता है जो मध्यम वर्गीय परिवारों में। तो मैंने कहा कम से कम इतना तो हो कि भाई किसी को कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो फिर मैंने मैक्स लाइफ का 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस एक लिया। हालांकि उसमें फिर मुझे प्रीमियम तो LIC से बहुत कम होता है, उसका LIC का प्रीमियम ज्यादा रहता है। तो 19,000 रुपये साल का देना पड़ता है। लेकिन वो 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस और 15 लाख का LIC का है, तो टोटल 65 का है मेरे पास। और ठीक है, उतना पर्याप्त है मैं समझता हूँ। तो सर इसमें इसमें एक टर्म इंश्योरेंस बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन शायद आप लोगों को पता नहीं है या इग्नोर कर रहे हैं। जो भी हम जी। लोन लेते हैं स्पेशली होम हम्म। लोन, उसका एक हाँ सर। सेपरेट इंश्योरेंस भी होता है जो आपकी EMI के साथ अगर आप जोड़ेंगे तो मुश्किल 100 से 150 रुपए महीने से ज्यादा नहीं बैठता है। बेटर है केवल अगर आप होम लोन सोच के ले रहे हैं तो उसमें उसकी जगह आप अपने होम लोन को इंश्योर कराइए, उसमें आपका EMI हार्डली 100 से 200 रुपए में फर्क आएगा। तो आप अपने अगर बड़ा होम लोन ले रखा है, अभी मैंने नहीं लिया हुआ है, आई थिंक सो 2 साल बाद मुझे भी लेना है, तो उसमें बेटर आपको ये है कि आप होम लोन को इंश्योर कराइए, दैट विल बी बेटर। हाँ तो और क्या हुआ कि प्रशांत जी जब मैंने होम लोन लिया था ना तो ये सब बात बताने वाला कोई था नहीं। नहीं, और आप उसको शायद अभी भी और करा अब सकते हैं, नहीं, आपको बात करना अब पड़ेगा। अ, हाँ अब बात करना पड़ेगा। और अब आपको ये क्या बताएं कि अब वो होम लोन अपने अंतिम चरण में चल रहा है। तो चलिए फिर अब तो बढ़िया है। तो तो वो अब 2025 तक ही है वो। तो तो फिर अब खत्म क्या ही हो 22 गया, तो आ ही गया है। 25 आया था तो हाँ खत्म ही अब हो गया। 22, हाँ 22 में देना है, 23, 24 और 25, 4 साल और देना है हाँ बस। तो अब उसमें कुछ तो बचा ही अब नहीं। तो अब उसमें कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि अब जो और छोटे भाई वगैरह हैं अगर वो कभी लेंगे लेते हैं तो हाँ मैं मतलब उनको भैया जरूर कि कोई बता और दूंगा कि अगर भाई। लेता है तो उसको ये इन्फॉर्मेशन पास मेरा ऑन की जा सकती है। मेरा मेरा इसमें एक सवाल है। टर्म इंश्योरेंस में जैसे मैं कॉर्पोरेट में काम करता हूँ, तो मेरा तो कॉर्पोरेट वाले ऑलरेडी इतना अच्छा टर्म इंश्योरेंस देते हैं, तकरीबन 1 करोड़ के आसपास का वैसे ही लेके रखते हैं वो। तो क्या उसके अलावा भी मुझे लेना चाहिए अलग से? नहीं सर, उसमें एक्चुअली होता है ना, आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग कंपनी आपकी नेट वर्थ डिसाइड करती है। अगर आपकी नेट वर्थ वो 1 करोड़ ही डिसाइड करती है
तो अगर आप 1 करोड़ से ज्यादा का ले भी लेंगे तो आपको क्लेम जिसको लेना है वो नहीं ले पाएगा, प्रॉब्लम आएगी उसमें। मेन बात है कि आपकी नेटवर्थ क्या आज की डेट में डिसाइड करती है कोई भी कंपनी, एज पर माई लिमिटेड नॉलेज। तो फिर अलग से अगर मैं लेता हूँ तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है फिर? नहीं, फिर कोई बेनिफिट नहीं होगा, बट आप अपनी नेटवर्थ पहले जानना जरूरी है ना आपको कि आपकी नेटवर्थ क्या है। नेटवर्थ कैसे पता लगेगी? आप किसी भी कंपनी में आप अप्लाई करिए और उनसे पूछे कि मेरा मैक्सिमम कितना हो सकता है, ठीक है ना। तो वो आपसे कहेंगे, सपोज करिए वो कहता है कि 1 करोड़ 25 लाख का हो सकता है, यानी कि वो कंपनी आपकी मैक्सिमम वैल्यू, आपकी ह्यूमन लाइफ की वैल्यू 1 करोड़ 25 लाख रुपए आंक रही है। इसका मतलब आपके पास 1 करोड़ पहले से, अगर आप 25 लाख से ज्यादा का लेते हो तो आपके लिए कोई बेनिफिट नहीं है। तो ये कॉर्पोरेट वाले जो कॉर्पोरेट, जैसे मैं अभी आईबीएम में था जी सर, और अब मैं एचसीएल में जाऊंगा अगले 3 महीने के बाद। तो आईबीएम में जो मेरा टर्म इंश्योरेंस था वो तकरीबन 65 लाख का था। ओके। मतलब वो ये मान के चलते हैं कि जितनी भी आपकी एनुअल सैलरी है उसका लगभग 3 गुना देते हैं, वो 3 या 4 गुना देते हैं। हाँ, ऐसा ही कुछ होता है सर, तो बट ये क्राइटेरिया कंपनी टू कंपनी डिफर करता है सर। हाँ, जैसे एचसीएल है, एचसीएल का जो ऑफर लेटर है उसमें बड़ा क्लियर लिखा है कि वो 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस दे रहे हैं। अब तो ठीक है, मेरे साथ वही समस्या है, लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि ये तो ऑलरेडी है। अभी अगर मैं अपनी तरफ से प्रीमियम भर के 1 करोड़ का लेता हूँ तो वो बेनिफिट नहीं देगा। नहीं, तो आपको कोई बेनिफिट नहीं, मतलब आपको बेनिफिट नहीं है, आपकी फैमिली को बेनिफिट नहीं है, क्योंकि जब क्लियरेंस की बारी आएगी ना, तो क्योंकि आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ अवेलेबल है वहां, तो वो कह देंगे 1 करोड़ का तो आपका, जब अभी तो कर देंगे, लेकिन जब वापसी की बारी आएगी ना कि 1 करोड़ तो मिल चुका है, इनकी नेटवर्थ ही इतनी थी, इससे ज्यादा हम दे ही नहीं सकते, तो इसलिए आपको कोई बेनिफिट नहीं है। हाँ, आप इतना जरूर कर सकते हैं कि आप अपनी नेटवर्थ एक बार कंपनी किसी में अप्लाई करके अलग से, केवल जनरल पर्पस, वो आपको क्लियर कट बता देंगे कि आपका इतना हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब मैं कहीं टर्म इंश्योरेंस पे अप्लाई, मैंने अभी तक इसीलिए नहीं किया क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जैसे जैसे मैं कंपनी जंप करता हूँ बहुत इस मामले में बहुत अच्छा हूँ, 2-3 साल सर इसमें सर अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देके बता देता हूँ। आप अपनी मुझे ग्रॉस सैलरी बता दीजिए, मैं ऐसे ही बता दूंगा आपको। नहीं, मेरी ग्रॉस सैलरी मींस जो सीटीसी होती है कंपनी की। हाँ, सीटीसी नहीं सर, सीटीसी में एक्चुअली क्या होता है ना, आप लोग प्राइवेट वाले जो होते हैं ना, उसमें जो आपका इंश्योरेंस है और एलटीसी जो देते हैं, सब कुछ इंक्लूड। मेरी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। मैं इस समय एट प्रेजेंट से आईबीएम में काम कर रहा हूँ, तो मेरी सीटीसी 23 है और 23 में मेरा जो डिडक्शन होता है वो तकरीबन 2 लाख रुपए डिडक्शन होता है। 2 लाख तो मेरे हिसाब से तो सर, अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो आपकी नेटवर्थ तो 2 करोड़ के आसपास बैठ जाएगी। 10 गुना 10 टाइम्स लेके चलते हैं, एटलीस्ट 10 टाइम्स जाती है सर। मैंने सर जब अपना 1 करोड़ का इंश्योरेंस कराया था तो मेरी सैलरी केवल 30,000 थी, और उन्होंने कहा था कि आप क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आपके प्रोग्रेसिव है और आपकी एज कम है, इसलिए हम आपको 75 दे सकते हैं। तो फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, एक वही जो आपका 7 सीपीसी की बात चल रही थी, तो मेरी उनके क्योंकि मैं हायर के लिए ज्यादा प्रेस कर रहा था, तो उनके किसी हायर अथॉरिटी से बात करने के बाद वही 7 सीपीसी से रिलेटेड बात चल रही थी, 2014 की बात है, तो फिर उन्होंने मेरा बढ़ा के अपने ब्याह पे 1 करोड़ किया था, लेकिन वो देखा जाए तो गलत था, 70-75 से ज्यादा नहीं होना चाहिए था। तो सर आराम से आपकी सर नेटवर्थ 2 करोड़ से ज्यादा है, मैं मतलब कह सकता हूँ इतना तो। पर अगर मेरी सैलरी बढ़ेगी तो फिर ये नेटवर्थ भी बढ़ेगी? नेटवर्थ भी बढ़ेगी जी सर। सर हमारी नेटवर्थ तो सर सैलरीड पर्सन की तो ऐसे ही निकाली जा सकती है, और कोई तरीका ही नहीं है। बाकी सर हमारे पास बचना जाना तो कुछ है नहीं है, मंथ एंड में हमारे पास जीरो ही होना है। जीरो ही होता है, ये बात तो सही है आपकी ये बात सही है आपकी। जब हमारी सैलरी स्टार्टिंग में 25,000 थी, जब मेरी पहली सैलरी मिली थी 24,500 कुछ रुपए, तो वो भी नहीं बचती थी। अब लास्ट मंथ की सैलरी मेरी 56,000 आई थी, तब भी नहीं बची थी, और अब 2 महीने बाद मतलब अगले महीने मेरा डीपीसी हो जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा, 80,000 मिलने लगेगा, तब भी मेरी बचनी जीरो ही है, वो मुझे मालूम है। तो सर बचना सैलरीड वालों का कुछ नहीं है। ये बात सही। हाँ, बस ये है कि इक्विटी में आने के बाद ये है कि हर 2-3 महीने बाद 5-10 हजार रुपए एक्स्ट्रा डाल देते हैं उसमें, बचा के कैसे भी। वो तो मैंने टारगेट किया हुआ है, वो इन्वेस्टमेंट तो विजय सर की जो स्ट्रेटेजी है, और मैं बोलूं कि इस इन्वेस्टमेंट का एक श्रेय मेरी पत्नी को जाता है। मतलब मैं आपको बोलूं, जब मैंने दिल्ली में अपना पहला मकान खरीदा था तो मेरी वाइफ ने इतनी गड्डी दी थी एफडी की,
और वो एफडी कोई 1000 रुपए की, कोई 2000 की, कोई 5000 की। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने 14 लाख रुपए का मकान उसी से खरीदा था। तो वो इन्वेस्टमेंट तो मेरी पत्नी ने मुझे सिखा दिया कि छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से पैसा कैसे बनता है। और उस समय ट्रेडिशनल एफडी ही होती थी। सर अभी कहाँ रहते हैं, दिल्ली में आप? हाँ नहीं, दिल्ली मैंने छोड़ दिया 2013 में, मैं बैंगलोर शिफ्ट हो गया। अच्छा, मैं 2014 में बैंगलोर पहुंचा था और 16 तक वहां रहा, 16 के बाद मैं गोरखपुर, और अभी 5 साल से दिल्ली में। नहीं, दिल्ली में प्रीति विहार रहता था। प्रीति विहार अच्छा, प्रीति विहार मेरा ऑफिस आईटीओ पे तो है ही है। हाँ, आईटीओ तो है, तो वो मैं वहीं रहता था और घर वर सारा कुछ था। 2013 में एक ऐसा अचानक सडन मोड़ आया, मतलब लाइफ का टर्निंग पॉइंट जिसको बोलते हैं। और उसके पहले तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी बैंगलोर जाऊंगा। जुलाई में मैंने डिसाइड किया और दिसंबर में बैंगलोर। और उसके बाद जब मैं आया 15 दिन के काम के लिए, इतना अच्छा लगा कि फिर बीवी बच्चे भी आ गए। 2015 में मैंने दिल्ली का घर भेज दिया और यहाँ बैंगलोर में लिया। इसीलिए मैं सोच रहा था हाफ टी शर्ट में दिल्ली में कैसे बैठे हैं। मैं भी सोच रहा था। दिल्ली में तो मतलब ही नहीं है। पर यहाँ पे 12 महीने काम है। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल 4:45 हो गया, कुछ दूसरे अब काम हुए। ठीक है सर। हाँ बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा सर। फिर ऐसी चर्चा करते हैं, फिर बुलाते हैं सबको। प्रशांत सर, बिल्कुल आपको रहना होगा आगे। चलिए सर, कोशिश करूंगा पूरी सर। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। नमस्कार, थैंक यू सर।